तो आज का हमारा सब्जेक्ट होने वाला है प्रोग्रामिंग विद सी का, सी प्रोग्रामिंग का। तो इसमें भी हम इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं यूनिट वाइज। तो फर्स्ट यूनिट जो है इसमें है अल्गोरिथम, सूडो कोड्स एंड फ्लो चार्ट्स। दिस इज़ बेसिक ऑफ द सी प्रोग्रामिंग दैट यू शुड नो अबाउट कि अल्गोरिथम कैसे वर्क करता है, सूडो कोड क्या होता है और कैसे वर्क करता है, एंड फ्लो चार्ट क्या होता है और वो कैसे वर्क करता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन अल्गोरिथम एंड एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अल्गोरिथम क्या होता है और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो डिफाइन कीजिए या एक्सप्लेन कीजिए। तो अल्गोरिथम क्या होता है? अल्गोरिथम कहने का मतलब इतना समझिए कि कोई भी प्रॉब्लम सोल्व करने से पहले जो हम प्रोसीजर तैयार करते हैं कि इस प्रॉब्लम को ऐसे हल किया जाए, उसी प्रोसीजर को हम एल्गोरिथम बोलते हैं। तो एन एल्गोरिथम इज अ वेल डिफाइंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डिजाइंड टू सोल्व अ प्रॉब्लम इज नोन एज एल्गोरिथम। इतना ही लिखिए। एन एल्गोरिथम इज अ वेल डिफाइंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डिजाइंड टू सोल्व अ प्रॉब्लम इज नोन एज एल्गोरिथम। इतना लिखिए। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है एल्गोरिथम का? तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएगा इनपुट, आउटपुट, डिफाइटनेस, डिफाइनिट डिफाइनाइटनेस, फाइनाइटनेस, इफेक्टिवनेस एंड जनरलिटी। इसमें से कोई भी 2-3 लिख दीजिए चलेगा, इसमें और कुछ नहीं करना। इनपुट क्या होता है? एन एल्गोरिथम हैज़ 0 और मोर इनपुट्स गिवन टू इट एक्सटर्नली। हर एक प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ मतलब इनपुट होता है जो बाहर से दिया जाता है, आउटपुट जो कुछ ना कुछ आएगा आंसर के तौर पे जब भी हम प्रोसीजर को सोल्व करेंगे, है ना। तो उसके पास एक आउटपुट कम से कम होगा ही। डिफाइनाइटनेस क्या होता है? ईच स्टेप मस्ट बी क्लियर, प्रिसाइज एंड अनएम्बिगियस। तो कहने का मतलब जितना भी जो भी स्टेप हम करेंगे वो क्लियर होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, ये चीज़। उसके बाद फाइनाइटनेस, दैट द एल्गोरिथम मस्ट टर्मिनेट आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। कहने का मतलब कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद वो टर्मिनेट हो जाना चाहिए, तभी वो फाइनाइटनेस कहलाएगा। कहने का मतलब मान लो 5 स्टेप तक है तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 5 तक जाके वहाँ पे टर्मिनेट हो जाना चाहिए, तभी वो फाइनाइटनेस कहलाएगा। यही 4 आप लिखिए, छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि सूडो कोड क्या होता है और उसका क्या क्या रूल्स होता है। तो सूडो कोड इज एन इनफॉर्मल हाई लेवल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एल्गोरिथम रिटन इन प्लेन इंग्लिश मिक्सड विथ प्रोग्रामिंग लाइक कंस्ट्रक्ट्स. It is not actual code but helps programmers plan logic before coding. तो ये किस में लिखा होता है? ये तो पहले होता क्या है? ये एल्गोरिथम का डिस्क्रिप्शन होता है। क्या होता है? एल्गोरिथम का डिस्क्रिप्शन होता है। सूडो कोड इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एल्गोरिथम रिटेन इन इंग्लिश, प्लेन इंग्लिश। कहने का मतलब जो सूडो कोड होता है वो प्लेन इंग्लिश वर्ड में लिखा होता है, प्रोग्रामिंग में नहीं लिखा होता है, प्लेन इंग्लिश में लिखा रहता है, नॉर्मल इंग्लिश में लिखा रहता है, जो कि प्रोग्रामर्स को हेल्प करता है लॉजिक प्लान करने के लिए कि इस प्रॉब्लम में हम क्या लॉजिक लगाएं। वो लॉजिक प्लान करने के लिए हमको सूडो कोड हेल्प करता है। आपको इतना ही ध्यान रखना और यही लिखना है कि प्रोग्रामर को लॉजिक बिल्ड करने में जो नॉर्मल इंग्लिश का उपयोग करके एल्गोरिथम का डिस्क्रिप्शन लिखते हैं उसी को हम सूडो कोड बोलते हैं। ठीक है। अब इसका रूल्स क्या होता है? तो रूल्स यहाँ पे देखिए आप। रूल्स, स्टेटमेंट्स आर रिटन इन सिंपल इंग्लिश 1 पर लाइन। कहने का मतलब स्टेटमेंट्स जो भी होता है वो सिंपल इंग्लिश में होता है, एक लाइन, मतलब एक के हिसाब से, पर लाइन के हिसाब से। कीवर्ड्स लाइक स्टार्ट, एंड, इफ, एल्स, व्हाइल, फॉर, रीड, प्रिंट आर यूज्ड इन अपर केस। जो भी कीवर्ड होता है, जो सी में पढ़े कि 33 कीवर्ड्स होता है, तो जो भी कीवर्ड होता है जब हम सूडो कोड का उपयोग करेंगे तो वो अपर केस में लिखा रहेगा। कहने का मतलब कैपिटल लेटर में लिखा रहेगा।
मतलब बड़का ABCD में लिखा रहेगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट एंड, ये सभी बड़का ABCD में लिखा रहेगा। ठीक है, इसका कोई भी 2-3 रूल लिख दीजिए। असाइनमेंट इज सोन एज और इक्वल टू। असाइनमेंट के लिए इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करते हैं, आपको पता है, तो आप ये एक पॉइंट लिख दीजिए। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पता है आपको, एक पॉइंट आप ये लिख दीजिए। कमेंट्स का आपको पता है कि कमेंट्स क्या होता है, तो कमेंट्स कैन बी एडेड यूजिंग डबल स्लैश, आप एक पॉइंट ये लिख लीजिए। अर्थमेटिक मतलब कि मैथमेटिकल सॉल्यूशन जो करते हैं उसमें प्लस माइनस ये होता है, ये एक पॉइंट लिख सकते हैं उसमें। इतना ही कीजिए आप। और एक एग्जांपल लिख दीजिए कि फाइंड, अगर हमको लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर्स का सूडो कोड लिखना होगा कि फाइंड लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर में से कौन बड़ा है उसका अगर हमको सूडो कोड लिखना होगा, तो एक तो नॉर्मल इंग्लिश में लिखाएगा, ऊपर से किस में लिखाएगा, कैपिटल लेटर में लिखाएगा, है ना। तो स्टार्ट, तो प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, प्रोग्राम को पहले स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जो भी इनपुट होगा उसको रीड करेंगे, उसके बाद उसका जो लॉजिक होगा वो बनाएंगे। तो अब 2 ही नंबर है मेरे पास, एक 5 है, एक मान लो 3 है, तो या तो ये बड़ा होगा, नहीं तो मान लो 5 और 13 होता, तो या तो ये बड़ा होता नहीं तो ये बड़ा, तो ये इसी दोनों में से कोई ना कोई एक बड़ा होता। तो पहले हम ए को मान लेंगे कि ए अगर बड़का है बी से, देन अगर ए बड़का है तो लार्जेस्ट कौन होगा, ए होगा, और अगर नहीं मतलब एल्स, तो बड़का कौन होगा, लार्जेस्ट कौन होगा, बी होगा। और लास्ट में जाके क्या कर देना, एंड कर देना। यही हमारा सूडो कोड हो गया, और इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको। आगे चलते हैं। एक्सप्लेन द बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज्ड इन एल्गोरिदम। एक्सप्लेन द बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज्ड इन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम्स में जो बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है, तो आप इतना समझिए कि बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है। द ऑर्डर इन विच इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड, आपको बस इतना ध्यान में रखना है। द ऑर्डर इन विच द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड, तो जिस ऑर्डर में इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है उस वो बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है। जिस भी ऑर्डर में जो भी इंस्ट्रक्शन सब है वो एग्जीक्यूट हो रहा है वो बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब इस ये 3 टाइप का होता है। कितना टाइप होता है, देयर आर 3 बेसिक टाइप्स। 3 टाइप का होता है, कौन कौन सा, एक सीक्वेंस होता है, एक सिलेक्शन ऑफ डिसीजन होता है, और एक रिपीटिशन ऑफ इटरेशन या लूप होता है। तो सीक्वेंस क्या होगा, इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर अनदर इज इन ऑर्डर। एक इंस्ट्रक्शन के बाद दूसरा इंस्ट्रक्शन ये होगा, क्या वो एग्जीक्यूट होगा। एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद अगला एग्जीक्यूट होगा। जैसे कहने का मतलब पहले स्टार्ट एग्जीक्यूट होगा, फिर रीड एग्जीक्यूट होगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा, वो चीज़ है। तो वो सीक्वेंस में होगा। ठीक है, पहले रीड ए, फिर रीड बी, फिर ऐड ए प्लस बी, फिर प्रिंट रिजल्ट, ये चीज़ सीक्वेंस में पहला ये होगा, ये फिर दूसरा लाइन में होगा, फिर तीसरा लाइन में, चौथा लाइन में, इस हिसाब से। अब आगे बात करते हैं हम कि सिलेक्शन जो है, ये सिलेक्शन ऑफ डिसीजन ये क्या होता है। तो कंडीशन इज चेक्ड एंड एग्जीक्यूशन ब्रांचेस अकॉर्डिंगली। तो जो भी कंडीशन होगा, कंडीशन के हिसाब से हम चेक करेंगे, और जो भी वहाँ पे यूज करना होगा लॉजिक, वो लॉजिक हम यूज करेंगे किस, सिलेक्शन ऑफ डिसीजन में। रिपीटिशन, इटरेशन, लूप, अगर कोई कोड को हमको रिपीट करवाना हो, ठीक है, और मतलब कि जब तक कि कंडीशन ना मिल जाए तब तक हमको रिपीट करवाना हो, जब तक कंडीशन ना मिल जाए तब तक रिपीट करवाना हो, तो हम किसका यूज करेंगे, रिपीटिशन ऑफ इटरेशन एंड लूप। इसमें वाइल लूप, फॉर लूप, डू वाइल लूप, ये सभी आता है। तो ये 3 तरह का होता है। बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर 3 तरह का होता है। क्या क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है, एक सिलेक्शन ऑफ डिसीजन होता है, और एक रिपीटिशन ऑफ इटरेशन या फिर लूप आता है। रिपीटिशन ऑफ इटरेशन लूप में वाइल लूप, फॉर लूप, ये सभी आ जाएगा। सिलेक्शन ऑफ डिसीजन में क्या आ जाएगा, इफ़, देन, एल्स, ये सभी आ जाएगा। और सीक्वेंस में एक लाइन से पहले एक लाइन प्रिंट करेगा, पहले एक लाइन प्रिंट करेगा, बे यार,
पहले एक लाइन प्रिंट करेगा, फिर दूसरा लाइन, फिर तीसरा लाइन, फिर चौथा लाइन, इस हिसाब से सीक्वेंस में होगा। आगे चलते, राइट एन एल्गोरिदम टू फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। तो 3 नंबर में से कौन सा ग्रेटेस्ट है वो फाइंड करने के लिए हमको क्या लिखना है, एल्गोरिथम कर लिखना है। जैसे कि 3 नंबर, एक 5 है, एक 8 है, एक 25 है, तीनों में कौन बड़ा है वो जांचने के लिए हमको एक एल्गोरिथम लिखना है। तो पहला तो स्टेप 1 क्या होगा कि स्टार्ट होगा। एल्गोरिथम में तो पहला हमेशा क्या होगा, स्टार्ट होगा। फिर दूसरा क्या होगा, हमेशा कि हम इनपुट को रीड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इनपुट को रीड कर रहे हैं। तो रीड 3 नंबर्स ए बी सी। स्टेप 3 क्या होगा, अब 3 नंबर, ये मेरा मान लो ए है, ये बी है और ये सी है। अगर 5 8 से बड़ा है, अगर ए बड़ा है बी से एंड बी बड़ा है, सॉरी ए बड़ा है सी से भी, कहने का मतलब अगर 5 बड़ा होता 8 से और 5 बड़ा होता 25 से, 25 से 25 से, तो सबसे बड़ा कौन होता, 5 ही बड़ा होता अगर दोनों से बड़ा होता तो इसीलिए कि इफ़ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी देन ए इज़ ग्रेटेस्ट। ठीक है, अगर ये कंडीशन नहीं होता, अगर 5 सबसे बड़ा नहीं होता, 5 सबसे बड़ा नहीं होता, तब बी और सी है। तो अगर 8 बड़ा होता 25 से तो बी ग्रेटेस्ट होता। तो वही चीज़ है, इफ़ बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी, तो बी अगर बड़ा होता ए से भी और बी बड़ा होता सी से भी तो बी ग्रेटेस्ट होता, और नहीं तो सी ग्रेटेस्ट है। और लास्ट में जाके क्या कर देना, एंड इफ करके स्टेप 4 में स्टॉप कर देना। यही आपका 3 नंबर में से सबसे बड़ा नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर कौन है, उसका एल्गोरिथम। राइट एन एल्गोरिथम टू चेक वेदर अ नंबर इज इवन और ऑड। एक एल्गोरिथम लिखना है कि कोई नंबर इवन है या ऑड है वो चेक करने के लिए। तो कोई नंबर इवन या ऑड है वो चेक करने के लिए हमको पहले नंबर को, इवन और ऑड क्या होता है कि वो सम है कि नहीं, सम या विषम है। सम और विषम कैसे पता चलता है, 2 से जब भाग देते हैं, क्या देते हैं, 2 से जब हम भाग देते हैं तब हमको पता चलता है कि वो संख्या सम है या विषम। तो 2 से भाग देने पे उसका आंसर मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए, शेषफल 0 आना चाहिए, है ना। तो वो चीज़ पता करने के लिए पहले तो हम प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे और दूसरा क्या, इनपुट लेंगे स्टेप 2 में। ठीक है, और तीसरा में लॉजिक लगाएंगे। तो 2 से भाग कर रहे थे तो वही इफ़ एन मॉड 2 इक्वल टू 0, भाग नहीं देके हम मॉड लिख रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे भाग भी दे सकते हैं, भाग को मॉडुलस दे सकते हैं, मॉडुलस ऐसे। ठीक है, कि इफ़ एन मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 देन प्रिंट एन इज इवन। एन इवन, अगर 0 है तब इवन है, और अगर 0 नहीं है, रिमाइंडर अगर आ गया, मान लो रिमाइंडर 1 आ जाता, तब ये सम संख्या थोड़ी होता, तब तो विषम संख्या हो जाता। तो इसीलिए ये प्रिंट एन इज ऑड। लास्ट में इंडिफ करके स्टॉप कर दीजिए पश्चिमा, ये मतलब इसमें पता चल जाएगा कौन सा इवन है कौन सा ऑड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एन एल्गोरिथम टू डिटरमाइन वेदर अ नंबर इज प्राइम और नॉट। कोई संख्या प्राइम है कि नहीं है। तो प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट स्टेप प्रोग्राम इनपुट रीड करेंगे। सेकेंड स्टेप, अब प्राइम है कि नहीं है। प्राइम का क्या मतलब था कि जिसका फैक्टर कितना हो, मतलब प्राइम का मतलब क्या होता है, जिसका सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो। कौन कौन, गुणनखंड को इंग्लिश में हम फैक्टर बोलते हैं। तो जिसका 2 ही फैक्टर हो, कौन कौन, एक खुद और एक होता है। जैसे कि 5 एक प्राइम नंबर है, 5 या तो 5 से कटेगा नहीं तो 1 से कटेगा, ये चीज़। ठीक है, तो वही एक तो सेट आई इक्वल टू 2, प्राइम नंबर हमेशा 2 से बड़ा होता है इसलिए हम 2 सेट कर लेंगे। और फ्लैग इक्वल टू 0, फ्लैग कहने का मतलब गुणनखंड। अब वाइल आई लेस देन इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 do if n mod I equal to 0 then set flag 1 and if I equal to I plus 1 बढ़ा देंगे।
end while if flag equal to 0 then print n is prime, ठीक है, else print n is not prime, और लास्ट में स्टोर, ठीक है। अगला एल्गोरिथम टू सोल्व अ सिंपल अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। तो सिंपल अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को सोल्व करने के लिए हमारे पास एक एल्गोरिथम लिखना है। तो मान लीजिए हमारा एक्सप्रेशन इस टाइप का है, ए प्लस बी स्टार सी, कहने का मतलब ए प्लस बी इंटू सी है, जो कि बोर्ड मास को फॉलो करता है। तो एज यूजुअल स्टेप 1 स्टार्ट करेगा, स्टेप 2 इनपुट लेगा, स्टेप 3 जोड़ है और गुना है। तो हम बोर्ड मास में किसका काम करते हैं, पहले गुना का काम करेंगे, है ना। तो गुना का काम करेंगे तो बी इंटू सी पहले काम होगा। तो बी इंटू सी को किसी वेरिएबल टेम्पररी वेरिएबल में हम रख लेते हैं, टेम्प वेरिएबल में रख लेते हैं बी इंटू सी, और रिजल्ट बी इंटू सी हमको पता चल जाएगा। तो उसमें ए ऐड कर देंगे तो हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू सी है, तो बी इंटू सी का हमको आंसर पहले पता चल गया, उसमें ए ऐड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा फाइनल आंसर कितना होगा। तो वही ए प्लस टेम्पररी वेरिएबल में बी इंटू सी ऐड हुआ था तो उसको ऐड कर दें तो हमको रिजल्ट फाइनल रिजल्ट पता चल जाएगा। और स्टेप 5 रिजल्ट को हम प्रिंट कर देंगे स्टॉप्स, और लास्ट में हम स्टेप 6 में क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे। हो गया ये एल्गोरिथम टू सोल्व सिंपल एक्सप्रेशन। एक फ्लो चार्ट क्या होता है और इसका एडवांटेज क्या होता है। तो फ्लो चार्ट एल्गोरिथम का डायग्रामेटिक और पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। क्या होता है, एल्गोरिथम का डायग्रामेटिक और पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन। कहने का मतलब कि एल्गोरिथम जो हम लिखे हैं उसी को पिक्चर में लिखना ही हम पिक्चर बना के लिखने को ही हम फ्लो चार्ट कहते हैं, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या है, प्रोवाइड्स क्लियर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉजिक। तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन को ईजी बनाता है। हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एरर्स एंड लॉजिकल मिस्टेक बिफोर कोडिंग। तो कोडिंग से पहले जो भी एरर्स हो उसको फाइंड करने में हेल्प करता है। एक्ट्स एज गाइड ब्लूप्रिंट ड्यूरिंग कोडिंग। तो कोडिंग के दौरान ब्लूप्रिंट तैयार करने में हेल्प होता है, क्योंकि फिगर वाला चीज़ है तो आसानी रहेगा देखने में और समझने में, यही चीज़ है। ये पॉइंट बाई पॉइंट आप पढ़ लीजिए, इसमें से कोई भी 2-3 लिख लीजिए एग्जाम में, काफ़ी है। आगे ड्रॉ एंड एक्सप्लेन स्टैंडर्ड फॉर्मेट सिम्बल्स, सॉरी ड्रॉ एंड एक्सप्लेन स्टैंडर्ड फ्लो चार्ट सिंबल। फ्लो चार्ट सिंबल हमको ड्रॉ करना है और एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो द स्टैंडर्ड फ्लो चार्ट सिंबल्स एंड देयर मीनिंग्स आर, अगर ओवल शेप का है, ठीक है, तो उसका नाम टर्मिनल होगा और इसका काम क्या होगा, स्टार्ट करना और एंड करना एल्गोरिथम को, ठीक है। अगर ओवल शेप का है तो ओवल शेप कहने का मतलब अंडाकार शेप का होगा, इस टाइप का, ठीक है। अगर रेक्टेंगल है, इस टाइप का है, तब क्या होगा, उसका काम प्रोसेसिंग का होगा, प्रोसेसिंग का होगा। ये ऑब्जेक्टिव में आता है, फिगर दे के पूछेगा, चाहे फिगर का नाम दे के पूछेगा कि इसका काम क्या है, ये आप याद ही कर लीजिए। तो ओवल शेप का हो तो उसका नाम मतलब टर्मिनल होगा, वो क्या करता है, एल्गोरिथम को स्टार्ट करता है और एंड करता है। अगर रेक्टेंगल हो तो वो प्रोसेसिंग का काम करेगा, रिप्रेजेंट्स कंप्यूटेशन और असाइनमेंट स्टेप। अगर पैरेललोग्राम है, इस टाइप का है, ठीक है, तो उसका मतलब होता है इनपुट आउटपुट और यूज फॉर रीड और प्रिंट आउटपुट, ठीक है, कि रीड और प्रिंट आउटपुट। और अगर डायमंड कलर का है, डायमंड कलर का, तो इसका मतलब होता है डिसीजन मेकिंग, रिप्रेजेंट्स अ कंडीशन और ब्रांच। ये कंडीशन या ब्रांच को रिप्रेजेंट करता है अगर डायमंड कलर का इस टाइप का है तब। चारों का फिगर आप देख लीजिए, ओवल है, अंडाकार रहेगा, रेक्टेंगल आपको पता है कैसा रहेगा, सीधा 4 कोना वाला, पैरेललोग्राम 4 कोना वाला लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा रहेगा, और डायमंड 4 कोना वाला लेकिन उल्टा रहेगा, इस टाइप का, ठीक है। तो इसका मतलब होता है टर्मिनल, जो कि इनपुट आउटपुट में काम आता है ओवल का। रेक्टेंगल का मतलब होता है प्रोसेसिंग, रेक्टेंगल का मतलब होता है प्रोसेसिंग जो कि रिप्रेजेंट करता है असाइनमेंट स्टेप। पैरेललोग्राम जो इस टाइप का होता है, वो इसका काम होता है इनपुट आउटपुट, जो कि इनपुट को रीड करता है और प्रिंट करने का काम करता है आउटपुट को। डायमंड इस टाइप का जो होता है उसका काम होता है डिसीजन मेकिंग, और ये डिसीजन बनाता है, ठीक है। एरो का काम है फ्लो लाइन बनाना, सोच द डायरेक्शन फ्लो ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल डायरेक्शन खाली दिखाता है एरो,
इस टाइप से। और सर्कल का काम होता है, ये कनेक्ट करने का काम करता है, कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लो चार्ट के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करने का काम करता है कौन, सर्कल। आपको यहाँ पे देख लेना है इतना, अगर इसमें कन्फ्यूजन हो तो इसका फ्लो चार्ट सिम्बल्स, सी फ्लो चार्ट सिम्बल्स सर्च मार लेना और गूगल पे भी आपको दिख जाएगा इसका परफेक्ट फिगर, वहाँ से भी। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव में आपको देखने को मिलता है और मिलेगा, इसलिए आप इसको देख ही लीजिएगा। आगे यूनिट 2 में चलते हैं। तो यूनिट 2 में राइट द हिस्ट्री ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इट्स फीचर्स। तो हिस्ट्री में आपको ज़्यादा नहीं ध्यान रखना है, हिस्ट्री में यही लिखना है कि सी को डेवलप किसने किया था, डेनिस रिच्ची ने किया था। कब किया था, 1969 से 1973 के बीच में। आपको 1973 ये नहीं याद रखना, आप 1972 सीधे याद रखिए, 1972 में किया था, इतना याद रखिए, 1973 में, यही याद रखिए, ठीक है। इतना ही हिस्ट्री में, उतना ही आपको लिखना है। फीचर्स ऑफ सी में क्या लिखना है कि सी सिंपल होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है, पोर्टेबल होता है, कि एक जगह पे लिख के किसी भी पोर्टेबल होता है कि प्रोग्राम को हम कहीं भी रन कर सकते हैं, ठीक है। फास्ट एंड एफिशिएंट होता है, क्लोज टू हार्डवेयर, सूटेबल फॉर सिंपल प्रोग्रामिंग, रिच सेट ऑफ बिल्ट इन ऑपरेटर्स एंड फंक्शंस। इसमें बिल्ट इन ऑपरेटर्स एंड बिल्ट इन फंक्शंस बहुत सारा होता है। ये पॉइंटर भी सपोर्ट करता है, विच अलाउ डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, जो कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के लिए काम में आता है, क्या, पॉइंटर। इतना आप लिखिए, काफ़ी है। एक्सप्लेन द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम विथ एन एग्जाम्पल। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, तो सी प्रोग्राम का जनरल स्ट्रक्चर में आपको यही चीज़ याद रखना है। और सी प्रोग्राम हैज़ द फॉलोइंग सेक्शन, क्या, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, लिंक सेक्शन, डेफिनेशन सेक्शन, ग्लोबल डिक्लेरेशन, मेन फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन। 1 2 3 4 5 6, ये 6 चीज़ होता है, कोई भी प्रोग्राम का ये चीज़ होता है। एक डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन जिसमें कमेंट्स डिस्क्राइबिंग द प्रोग्राम। तो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में क्या होता है कि कमेंट्स जो होता है, जो प्रोग्राम को डिस्क्राइब करते रहता है, कि ऐसे करके रहेगा कि ये लाइन प्रोग्राम को प्रिंट करने के लिए, मतलब आउटपुट को प्रिंट करने के लिए है। फिर लिंक सेक्शन, ये क्या काम करता है, हेडर फाइल इंक्लूड करता है। क्या करता है, हेडर फाइल इंक्लूड करता है ना, हैशटैग इंक्लूड करके। डेफिनेशन सेक्शन क्या करता है, ये डिफाइन करने का काम करता है। जैसे कि हम डिफाइन पाई करते हैं 3.14, है ना, तो ये डिफाइन करने का काम करता है कौन, डेफिनेशन सेक्शन। ग्लोबल डिक्लेरेशन क्या करता है, ग्लोबल वेरिएबल्स डिक्लेयर आउटसाइड मेन फंक्शन के आउटसाइड जो भी वेरिएबल्स रहेगा वो ग्लोबल डिक्लेरेशन के अंदर आ जाएगा। मेन फंक्शन क्या करता है, ये एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है आपको कि एंट्री पॉइंट ऑफ सी प्रोग्राम क्या होता है, तो मेन फंक्शन होता है, जो कि मेन फंक्शन के अंदर क्या होता है, डिक्लेरेशन होता है और एग्जीक्यूशन पार्ट होता है किसका, प्रोग्राम का। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, फंक्शंस रिटन बाय द प्रोग्रामर। यूजर डिफाइंड फंक्शन, ये हम बता रहे हैं कि यूजर जो डिफाइन करता है, यूजर जो फंक्शन को खुद डिफाइन करता है, वो यूजर डिफाइंड फंक्शन कहलाता है। फंक्शंस रिटन बाय द प्रोग्रामर इटसेल्फ, इतना आपको याद रखना है। ये 6 सेक्शंस होता है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम में, ये 6 सेक्शन होता है। ये 6 सेक्शन, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, लिंक सेक्शन, डेफिनेशन सेक्शन, ग्लोबल सेक्शन, मेन फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन। एग्जाम्पल का बात करें तो वही चीज़ अभी जो हम समझाएं कि कमेंट कैसे, इस टाइप से कमेंट रहेगा। लिंक सेक्शन हैशटैग इंक्लूड से रहेगा। डिफाइन, ये डिफाइन करने का काम करेगा। डेफिनेशन सेक्शन, ग्लोबल सेक्शन जो बाहर लिखा रहता है, जो भी वेरिएबल ग्लोबल डिक्लेरेशन में आ जाएगा। मेन फंक्शन इंट मेन करके जो भी लिखा रहता है, इंट मेन, और ये कर्ली ब्रेसेस जो स्टार्ट होता है, ठीक है, ये मेन फंक्शन के अंदर आ जाता है। मेन फंक्शन के अंदर जो भी रहेगा डिक्लेयर किया हुआ, वो डिक्लेरेशन पार्ट हो गया मेन फंक्शन का, है ना। ये प्रिंट करने के लिए आ गया, ठीक है। आगे ये एग्जीक्यूशन पार्ट है। राइट व्हाट आर टोकेन्स इन सी, टोकेन्स क्या होता है, तो कोई भी सी प्रोग्राम का छोटा से छोटा यूनिट, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट, छोटा से छोटा जो इंडिविजुअल यूनिट है उसको हम टोकन बोलेंगे, ठीक है। कोई भी सी प्रोग्राम का छोटा से छोटा चीज़ जो इंडिविजुअली काम करता है उसको हम टोकन बोलेंगे। द कंपाइलर्स आइडेंटिफाइज दीज यूनिट्स ड्यूरिंग कंपाइलेशन। टाइप्स ऑफ टोकन्स, टोकन्स का क्या क्या टाइप होगा, एक कीवर्ड होगा, एक आइडेंटिफायर्स होगा, एक कांस्टेंट होगा, एक स्ट्रिंग्स होगा, ऑपरेटर्स होगा, स्पेशल सिंबल्स होगा,
ठीक है, इसमें कम से कम 4-5 आपको लिखना है। तो कीवर्ड्स क्या होता है, जो रिजर्व वर्ड्स जो सी प्रोग्राम में पहले से रिजर्व है, प्री डिफाइंड है, इसको हम इनबिल्ट भी बोलते हैं। क्या, इनबिल्ट, ये सभी कीवर्ड्स होता है। क्या होता है, कीवर्ड्स होता है। फिर आइडेंटिफायर क्या होता है, तो आइडेंटिफायर वो होता है जो हम नाम दे के बनाते हैं, मतलब कि वेरिएबल हम बनाते हैं तो वेरिएबल का नाम हम खुद देंगे, वो चीज़ आइडेंटिफायर होता है। नेम्स गिवन टू वेरिएबल्स या फिर फंक्शंस, अरेज, ये सभी का नाम जो हम लोग खुद देते हैं वो आइडेंटिफायर कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल सम, काउंट, मेन, ABC जो हम लिखते हैं, ये सभी। कांस्टेंट क्या होता है, जो भी वैल्यू, उसका वैल्यू अगर फिक्स्ड है, फिक्स्ड वैल्यू दैट डोंट चेंज, उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, फिक्स्ड वैल्यू दैट डोंट चेंज इज नोन एज क्या, कांस्टेंट। जैसे कि पाई का अभी बताया गया 3.14, तो उसका वैल्यू पाई का फिक्स है कि 3.14 ही होगा, तो वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। स्ट्रिंग्स क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज इन डबल कोट्स। स्ट्रिंग क्या होता है, जो भी डबल कोट्स में लिखा होता है, डबल कोट्स में इस टाइप से लिखा रहता है, उसके भी मतलब कि इस टाइप से लिखा रहेगा, ये हो गया क्या, स्ट्रिंग्स। ऑपरेटर्स क्या होता है, ऑपरेटर्स जो सिंबल्स होता है, ऑपरेटर्स हो गया। स्पेशल सिंबल्स क्या होता है, ये स्पेशल सिंबल्स हो गया। तो सिंबल्स दैट परफॉर्म ऑपरेशंस इज ऑपरेटर्स, और सिंबल्स यूज फॉर सिंटैक्स, सिंटैक्स पर्पस इज नोन एज स्पेशल पर्पस। सिंटैक्स पर्पस के लिए जो भी सिंबल यूज होता है वो स्पेशल सिंबल होता है। और मैथमेटिकल या फिर कोई भी ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन या फिर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो सिंबल यूज होता है वो ऑपरेटर्स होता है। ठीक है, आगे डिफाइन कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर और कीवर्ड क्या होता है उसको डिफाइन करना है। तो कीवर्ड क्या होता है, वही कीवर्ड रिजर्व वर्ड होता है सी में पहले से, उसका मतलब फिक्स होता है, ये प्री डिफाइंड होता है सी में, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। और 32 कीवर्ड्स फिक्स है सी में। ठीक है, नाम याद रखिए, इंट, फ्लोट, कैर, डबल, इफ, एल्स, वाइल, फॉर, डू, स्विच, ये सभी देख लीजिए, ये सभी फिक्स कीवर्ड है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ये सभी पॉइंट वहाँ पे हमको एग्जाम में लिखना है, पॉइंट बाई पॉइंट लिखना है हमको। आइडेंटिफायर क्या होता है, आइडेंटिफायर नेम्स गिवन बाय द प्रोग्रामर, जो प्रोग्रामर खुद से नेम देता है कोई भी वेरिएबल का या फिर फंक्शन का या फिर अरे का, उसको हम आइडेंटिफायर्स कहते हैं। ठीक है, दे आर यूजर डिफाइंड, आइडेंटिफायर यूजर डिफाइंड होता है। आइडेंटिफायर्स का रूल्स क्या होता है, तो रूल्स आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि रूल्स क्या होता है। मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर ए, या फिर मतलब बड़का ABCD या फिर छोटका ABCD से स्टार्ट होगा, या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा, इसके अलावा किसी से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए जैसे कि हम राम नाम रखे हैं, ठीक है, राम छोड़ो यार, जैसे कि मान लो हम कोई वेरिएबल का नाम रखें हम सम, ठीक है, ये चलेगा। अगर हम अंडरस्कोर सम भी नाम रखें तो भी चलेगा, अगर छोटा एस से भी नाम रखें तो भी चलेगा। लेकिन अगर हम मान लो नंबर दे के रखते हैं कि 5 सम, तो नहीं चलेगा, नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट्स, नंबर बाद में हो सकता है, सम 5 ये हो सकता है लेकिन पहले नहीं हो सकता है। कैन नॉट बी अ कीवर्ड, आइडेंटिफायर हम कोई कीवर्ड नहीं रख सकते। ठीक है, जो भी कीवर्ड यहाँ पे दिया गया है ये सभी आइडेंटिफायर में नहीं रखा सकता। सी इज केस सेंसिटिव, सम एंड सम आर डिफरेंट, मतलब केस सेंसिटिव है, इसमें बड़का छोटा ABCD का पहचान अलग अलग होता है। तो ये भी सम लिखा हुआ है, ये भी सम लिखा हुआ है, लेकिन दोनों का पहचान सी अलग अलग करेगा, ये चीज़। तो ये केस सेंसिटिव होता है, ये भी आपको लिखना है, इतना लिख लीजिए काफ़ी है। एक्सप्लेन वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट इन सी। वेरिएबल्स क्या होता है, कॉन्स्टेंट क्या होता है सी में। तो वेरिएबल एक क्या होता है, कंटेनर होता है। अ वेरिएबल इज named memory location that stores a value which can change during program execution। आप सीधे लिख सकते हैं वेरिएबल एक कंटेनर होता है जो कुछ वैल्यू स्टोर करता है, किसी प्रोग्राम कोई प्रोग्राम का वो वेरिएबल होता है। ठीक है, डेटा टाइप वेरिएबल नेम, एग्जांपल इंट, एज, फ्लोट, सैलरी, तो सैलरी वेरिएबल हो गया, एज वेरिएबल हो गया, ये चीज़ वेरिएबल हो गया। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट इज द वैल्यू दैट रिमेन्स फिक्स्ड, जो फिक्स्ड रहता है थ्रू आउट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, पूरा प्रोग्राम में जिसका वैल्यू फिक्स्ड रहेगा वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब इतना ही आपको लिखना है, कांस्टेंट क्या होता है, जिसका वैल्यू पूरा प्रोग्राम में फिक्स होता है वो कांस्टेंट होता है। जैसे कि पाई का वैल्यू हमेशा पूरा प्रोग्राम में 3.14 ही रहेगा, वो कांस्टेंट है।
और कांस्टेंट को बनाने के लिए हैज़ डिफाइन आपको लिखना पड़ेगा, कांस्टेंट बनाने के लिए, वो तभी वो कांस्टेंट समझ पाएगा कि ये कांस्टेंट है। आगे डिस्क्राइब डिफरेंट डेटा टाइप्स इन सी विथ एग्जाम्पल। डिफरेंट डेटा टाइप्स सी में क्या क्या होता है उसका एग्जाम्पल के साथ लिखना है। तो डेटा टाइप क्या होता है, इंट होता है, फ्लोट होता है, डबल होता है, कैर होता है, वॉइड होता है। अब इसका साइज़ कितना होता है, इंट का 2 से 4 बाइट्स, फ्लोट का 4 बाइट्स फिक्स, डबल का 8 बाइट्स फिक्स, कैर का 1 बाइट फिक्स, वॉइड का 0। वॉइड मतलब कुछ नहीं, खाली, वही चीज़, इसलिए वॉइड का वैल्यू 0 बाइट होगा। इतना ही आप ध्यान रखिए, इतना आप ये सभी आपको सॉरी एग्जाम्पल आपको लिखना है, लेकिन ये रेंज आपको नहीं पढ़ना, तो रेंज आप छोड़ दीजिए, आप एग्जाम्पल लिखेंगे। तो ये दो लिखने के बाद इंट एज इक्वल टू 20 एग्जाम्पल में फ्लोट पॉइंट में लिखाएगा, डबल पॉइंट में लेकिन थोड़ा सा बड़ा, कैर कैर ए मतलब जो नॉर्म सिंगल कोट में होता है, जो भी वर्ड सिंगल कोट में होता है वो कैरेक्टर होता है, और वाइड में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स एंड अर्थमेटिक एक्सप्रेशन इन सी। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज करते हैं, जैसे प्लस एडिशन के लिए, माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, स्टार डिवीजन के लिए, ये डिवीजन के लिए होता है, मॉडल्स के लिए परसेंटेज टाइप का साइन जो होता है वो मॉडल्स के लिए होता है। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड ऑपरेटर्स दैट इवेल्युएट्स टू अ न्यूमेरिक वैल्यू इज नोन एज अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल इंट ए इक्वल टू 10 बी इक्वल टू 3, ए इक्वल टू 10 बी इक्वल टू 3। अब सम करेंगे तो ए प्लस बी सम हो जाएगा, ए कितना था 10, बी कितना था 3, तो सम कितना आएगा 13। मॉडुलस करेंगे तो 10 में 3 से भाग देंगे तो 3 3 या 9, 10 में से 9 गया तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा, ये रिमाइंडर मॉडुलस रिमाइंडर बताएगा। एवरेज हमको निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए दोनों को जोड़ देंगे तो 10 और 3 13, 13 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 13 साढ़े 6, ये एवरेज होगा। एवरेज साढ़े 6 पॉइंट में आएगा, इसलिए हम किस में नाम रखेंगे, फ्लोट में रखेंगे, और ये हमेशा बोर्ड मार्क्स के प्रीसिडेंस से ही चलेगा, आपको ये ध्यान रखना है, बोर्ड मार्क्स आना चाहिए इसलिए। व्हाट इज़ टाइप कन्वर्जन इन सी, सी में टाइप कन्वर्जन क्या होता है और इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कन्वर्जन क्या होता है। तो टाइप कन्वर्जन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ वैल्यू फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप। आपको इतना ही टाइप कन्वर्जन करने का मतलब एक डेटा टाइप से दूसरा डेटा टाइप में कन्वर्ट करना, या फिर एक डेटा टाइप से दूसरा डेटा टाइप में चेंज करना ही टाइप कन्वर्जन कहलाता है। और ये दो तरह का होता है, एक इम्प्लिसिट होता है और एक एक्सप्लिसिट होता है। इम्प्लिसिट क्या होता है कि जो ऑटोमेटिक हो जाता है, जो अपने आप से हो जाता है, ठीक है, डन ऑटोमेटिकली बाय द कंपाइलर, कंपाइलर से अपने आप डेटा टाइप, एक डेटा टाइप से दूसरा डेटा टाइप में कन्वर्ट हो गया, वो हो जाता है इम्प्लिसिट। और अगर हम मैनुअली चेंज करते हैं, चाहे प्रोग्राम और मैनुअली डेटा टाइप को चेंज करता है एक डेटा टाइप से दूसरा डेटा टाइप में, उसको एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करते हैं। अब जैसे कि अपने से कैसे होगा, तो इंट ए इक्वल टू 5, ये किस टाइप का डेटा टाइप है, इंट। लेकिन अगर हम फ्लोट बी एक दूसरा वेरिएबल लिए और उसमें ए का वैल्यू प्रिंट स्टोर कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, पहले इंटीजर था लेकिन अगर फ्लोट में रख दिए तो वो फ्लोट टाइप का वैल्यू हो जाएगा। ये इम्प्लिसिटली हुआ, क्या हुआ, इम्प्लिसिटली हुआ। अगर एक्सप्लिसिटली होगा तो उसको हम मैनुअली करेंगे, तो फ्लोट एक्स इक्वल टू 9.7, ठीक है, ये हम लिखे हैं। अब इम्प्लिसिटली जो हमको ब्रैकेट में खुद से यहाँ पे लिखना होगा, एक्स के बगल में, उस वेरिएबल के बगल में, वो चीज़ एक्सप्लिसिटली कर रहे हैं। तो पहले तो वो फ्लोट था लेकिन उसको हमको इंटीजर में रखना है, तो वो वेरिएबल हम लिखें लेकिन उसको फिर इंट करके देना होगा, एक्सप्लिसिटली कास्ट टू इंट, हमको इंट में कास्ट करने के लिए बोलना होगा, तभी वो डेसिमल को ट्रंकेट करेगा। अब इसका ऑर्डर क्या होता है कि सबसे छोटा से सबसे बड़ा तक जाने के लिए, कि सबसे छोटा डेटा टाइप कैरेक्टर होता है, उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा इंटीजर होता है, उससे थोड़ा बड़ा लॉन्ग होता है, उससे थोड़ा बड़ा फ्लोट होता है, उससे थोड़ा बड़ा डबल होता है, और सबसे बड़ा लॉन्ग डबल होता है। तो लॉन्ग डबल आपको नहीं पढ़ना, आप डबल तक याद रखिए, कैरेक्टर से डबल तक। एक्सप्लेन इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस इन सी यूजिंग प्रिंटफ एंड स्कैनअप। इनपुट फंक्शन क्या होता है और आउटपुट फंक्शन क्या होता है। तो यूज टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन द स्क्रीन डिफाइंड इन stdio.h। तो इनपुट फंक्शन और आउटपुट फंक्शन किसके अंदर डिफाइंड होता है, ये stdio.h के अंदर डिफाइंड होता है ना। हमेशा इनपुट फंक्शन यूज टू डिस्प्ले आउटपुट फंक्शन ऑन द स्क्रीन,
ये stdio.h के अंदर डिफाइंड होता है। स्कैनफ यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र, अगर हमको इनपुट यूज़र से लेना है तो हम स्कैनफ का यूज करेंगे। जो यूज़र कीवर्ड पे लिखेगा, कीबोर्ड से लिखेगा तो वो इनपुट देगा, ठीक है, और वो स्कैनफ से लिया जाता है। तो प्रिंट एफ का एग्जांपल ये लिख दीजिएगा, इंट एज इक्वल टू 20, प्रिंट एज, सीधे प्रिंट एज लिख दीजिए, प्रिंट एज सेमीकोलन, इतना लिख दीजिए, काम चलेगा। स्कैनफ यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, ये हो गया। हाँ, सिंटैक्स दोनों का लिख दीजिए, ये इसका सिंटैक्स ये है, प्रिंट एफ फॉर्मेट स्ट्रिंग वेरिएबल लिस्ट, और इसका सिंटैक्स है स्कैनफ फॉर्मेट स्ट्रिंग वेरिएबल, ये जो एम्परसेंट दिया हुआ है ये एम्परसेंट लिखना है, एम्परसेंट वेरिएबल लिस्ट, ठीक है। इस हिसाब से इसका एग्जांपल लिख दीजिए, हो गया। कॉमन फॉर्मेट स्पेसिफायर, कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, ये फॉर्मेट स्पेसिफाई करने का काम करता है। अगर मॉडुलस एम्परसेंट डी है तो इंटीजर है, मतलब स्कैनफ में अगर एम्परसेंट डी लिखा हुआ है तो किसका काम करेगा, इंटीजर का काम करेगा, यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। अगर एम्परसेंट एफ लिखा है तो वो किसका काम करेगा, फ्लोट का। एम्परसेंट सी कैरेक्टर का काम करेगा, एम्परसेंट स्ट्रिंग का काम करेगा, एम्परसेंट एफ डबल का काम करेगा, एल एफ है तो, और एम्परसेंट एन न्यू लाइन क्रिएट करेगा, यही है। व्हाट आर कमेंट्स इन सी, सी में कमेंट्स क्या होता है, एक्सप्लेन देयर टाइप्स एंड यूजेस। जो कमेंट्स आर नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स, कमेंट्स जो होता है नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होता है, ये एग्जीक्यूट नहीं होता है सी प्रोग्राम में। यूज टू एक्सप्लेन कोड, ये सिर्फ कोड को एक्सप्लेन करने के लिए होता है। कमेंट्स नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होता है, कमेंट्स जो होता है उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है, और वो सिर्फ कोड को एक्सप्लेन करने के काम में आता है, ठीक है। कमेंट्स को इग्नोर कर देता है कौन, कंपाइलर। जब भी प्रोग्राम रन होने जाएगा, कमेंट्स अगर उसमें हम लिखे हुए हैं तो कमेंट्स को इग्नोर कर देगा कौन, कंपाइलर, उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो सिर्फ कोड को एक्सप्लेन करने के काम में आता है। अब दो तरह का कमेंट्स होता है, एक सिंगल लाइन कमेंट होता है, एक मल्टी लाइन कमेंट होता है। तो एक लाइन में कमेंट करना है तो ये देखिए, सीधा डबल स्लैश दीजिए और उसमें जो भी लिखिए वो एक लाइन का कमेंट हो गया। तो दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट, इनिशियलाइजिंग एक्स एंड एक्स इक्वल टू 10। अब कमेंट में हम लिख दिए इनिशियलाइजिंग एक्स, प्रिंट मतलब कंपाइलर सिर्फ इतना ही देखेगा, इससे आगे कुछ नहीं देखेगा। अगर मल्टी लाइन कमेंट करना है तो मल्टी लाइन कमेंट स्लैश और स्टार, उसमें कितना भी लाइन लिखिए और लास्ट में हमको उसको क्लोज करना होगा स्टार और स्लैश से, ठीक है। ये इसमें के अंदर मल्टी लाइन कमेंट्स आएगा। तीसरा यूनिट में चलते हैं, एक्सप्लेन रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स इन सी एंड विथ एग्जांपल। रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, ये दो वैल्यू को कंपेयर करने का काम करता है। कंपेयर टू वैल्यूज एंड रिटर्न ट्रू और फॉल्स। रिलेशनल ऑपरेटर ये हमेशा कंपेयर करने का काम करता है, कितना, दो वैल्यूज़ को, और क्या रिटर्न करेगा, हमेशा आउट का आंसर में ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। इक्वल टू 5 इक्वल टू 5 है तो 5 बराबर है 5 के, तो हाँ अगर बराबर है तो ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू मतलब क्या, 1 रिटर्न करेगा, इसलिए 1 रिटर्न किया, ठीक है। अब अगला नॉट इक्वल टू, नॉट इसको हम नॉट बोलते हैं, उसके बाद इक्वल टू दे दी तो नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू कैसे, 5 नॉट इक्वल टू, तो ये क्या लिया हुआ है, 5 नॉट इक्वल टू 3, तो 5 बराबर है 3 के, 5 नॉट इक्वल टू 3, 5 बराबर है 3 के, नहीं तो नहीं है तो सही है, सही है तो क्या रिटर्न करेगा, 1 मतलब कि ट्रू। इस हिसाब से ये सभी देख लीजिएगा, नॉर्मल चीज़ है, एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल भी उसमें दिया हुआ है तो समझ में आ जाएगा एक एक चीज़। अगला लॉजिकल ऑपरेटर, तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या करने का काम करता है, तो ये कंबाइन करने का काम करता है। क्या करने का काम करता है, कंबाइन करने का काम करता है। मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करने का काम लॉजिकल ऑपरेटर्स करता है। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशंस, जैसे कि एंड, इसको हम लॉजिकल एंड बोलते हैं। ये तभी ट्रू होगा जब दो कंडीशन अगर दिया हुआ है तो दोनों कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा, तभी लॉजिकल एंड रिटर्न करेगा क्या, ट्रू रिटर्न करेगा।
अगर लॉजिकल और यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि 2 और दिया हुआ है इस हिसाब से, तो उसको हम लॉजिकल और बोलेंगे। तो इसमें से दो कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन, इसमें दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए तभी ट्रू रिटर्न करेगा। इसमें से दोनों में से कोई एक भी ट्रू है तो ट्रू रिटर्न कर देगा। इसको हम लॉजिकल नॉट बोलेंगे। ये उल्टा कर देगा, अगर ट्रू है तो वो फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा, वो चीज़। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ एन इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्या होता है, उसका सिंटैक्स और एग्जांपल लिखना है। तो इफ स्टेटमेंट क्या है, कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर है जो एग्जीक्यूट करता है एक ब्लॉक ऑफ कोड ओनली इफ, तभी जब एक स्पेसिफाइड कंडीशन ट्रू होता है। कहने का मतलब, जब एक स्पेसिफाइड कंडीशन ट्रू होगा तो ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा, कुछ ब्लॉक ऑफ कोड को, लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, वही इफ़ स्टेटमेंट कहलाता है। इसका सिंटेक्स दिया हुआ है, इफ़ कंडीशन, अगर कंडीशन मैच हो गया तो उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा, यही चीज़ है इफ़ स्टेटमेंट। एग्जांपल, इफ़ मार्क्स इक्वल टू 75, अब कंडीशन चेक होगा, मार्क्स कितना 75, तो 75 ग्रेटर देन इक्वल टू 40, 75 जो बड़ा है 40 से, तो उसके अंदर जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो एग्जीक्यूट होगा तो क्या आएगा, स्टूडेंट इज पास, तो आउटपुट क्या आएगा, स्टूडेंट इज पास। अगर फॉल्स हो जाता तो ब्लॉक स्किप हो जाता, इसमें जाता है नहीं, तो आउटपुट कुछ नहीं आता, ठीक है। ये इफ स्टेटमेंट था। अगला है इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इफ एल्स स्टेटमेंट का होगा, ये भी ब्लॉक ऑफ कोड चेक, मतलब पहले कंडीशन चेक करेगा और उसके बाद ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा। पहले कंडीशन चेक किया, उसके बाद एग्जीक्यूट किया, अगर वो ट्रू नहीं हुआ, अगर ये ट्रू नहीं हुआ तो फिर दूसरा वाला एग्जीक्यूट होगा। पहला वाला में क्या होता था कि पहला अगर ट्रू हुआ तभी प्रिंट करेगा, अगर ट्रू नहीं होगा तो वो प्रिंट नहीं करेगा। लेकिन इसमें क्या है कि अगर पहला ट्रू हुआ तो पहला प्रिंट हुआ, अगर पहला ट्रू नहीं है तो दूसरा प्रिंट करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल, n इक्वल टू 7, n मॉडुलस ऑफ 2 इक्वल टू 0, 7 मॉडुलस ऑफ 2 इक्वल टू 0 है। कहने का मतलब ये तो हमें फॉल्स आ जाएगा, तो ये वाला प्रिंट होगा नहीं, तो एल्स वाला प्रिंट होगा। एल्स में क्या है, डी इज़ ऑड, ठीक है, तो आउटपुट डी क्या था मेरा 7, तो 7 इज ऑड आ जाएगा, ये, ठीक है। अगला, व्हाट इज़ नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड का मतलब हमेशा आप याद रखिए, नेस्टेड जैसे ही आपको देखने को मिले इसमें आप लिख दीजिए कि एक स्टेटमेंट के अंदर, चाहे एक इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ एल्स स्टेटमेंट है तो वो नेस्टेड होगा। एक स्टेटमेंट के अंदर दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा के अंदर तीसरा स्टेटमेंट है तो वो नेस्टेड स्टेटमेंट के अंदर आएगा। A nested if else statement is an if else statement written inside another if or else block. दूसरा if ब्लॉक के अंदर या फिर else ब्लॉक के अंदर अगर दूसरा if ब्लॉक या else ब्लॉक लिखा हुआ है वो nested if else कहलाएगा। It is used when multiple conditions depends on each other. जब बहुत सारा कंडीशन एक दूसरे पे डिपेंड करेगा, ठीक है, तब हम नेस्टेड इफ एल्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि फाइंड ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स, 3 नंबर में से कोई एक को हमको फाइंड करना है और हम नेस्टेड इफ एल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर ए बराबर है 20 है, आगे हम बढ़ेंगे, अंदर घुस, मतलब कि इसके अंदर गया, अब इसके अंदर जाएंगे तो फिर अगर ए सी से भी बड़ा है तब ए क्या है, ग्रेटेस्ट है, नहीं तो सी ग्रेटेस्ट है, समझ में आया। एल्स बी बड़ा है सी से तो बी ग्रेटेस्ट है और नहीं तो सी ग्रेटेस्ट है। ये एग्जांपल नॉर्मल है और वेरी इजी एग्जांपल है, समझ में आ गया होगा आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा कौन था, बी था, तो बी ग्रेटेस्ट होगा, वही चीज़ आउटपुट में। अब देख लीजिएगा एक बार, एक्सप्लेन द इफ एल्स लैडर विथ सूटेबल एग्जांपल। इफ एल्स लैडर का कहने का मतलब क्या हुआ कि इफ स्टेटमेंट है, एल्स स्टेटमेंट है, फिर इफ स्टेटमेंट होगा, नहीं सॉरी, इफ स्टेटमेंट है, फिर एल्स इफ स्टेटमेंट है, फिर एल्स इफ स्टेटमेंट रहेगा, फिर एल्स इफ स्टेटमेंट रहेगा, फिर एल्स, कहने मतलब बहुत सारा एल्स और लास्ट में जाके एल्स रहेगा, ठीक है, लास्ट में जाके एल्स स्टेटमेंट रहेगा, वो उसको हम बोलते हैं इफ एल्स लैडर। कहने का मतलब सीढ़ी की तरह बना हुआ है, इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ, इस हिसाब से सीढ़ी की तरह बना हुआ है ना।
तो इसको हम इफ एल्स लैडर बोलते हैं। ऑल्सो कॉल्ड इफ एल्स लैडर इज यूज टू चूज अमंग मल्टीपल अल्टरनेटिव, बहुत सारा अल्टरनेटिव में से किसी एक को चूज करना रहता है। कंडीशंस आर चेक वन बाई वन, कंडीशन एक बाई मतलब वन बाई वन करके चेक होता है, पहले ये चेक होगा फिर ये चेक होगा फिर अगला चेक होगा, इस हिसाब से। द फर्स्ट ट्रू कंडीशंस ब्लॉक एग्जीक्यूट, जो भी कंडीशन पहले ट्रू हो जाएगा वही कंडीशन एग्जीक्यूट होगा। सिंटैक्स में लिख दीजिए इफ कंडीशन 1, ठीक है, उसके अंदर ब्लॉक ऑफ कोड, एल्स इफ कंडीशन 2 ब्लॉक ऑफ कोड, एल्स इफ कंडीशन 3 ब्लॉक ऑफ कोड, और एल्स ब्लॉक ऑफ कोड। एग्जाम्पल ये है, मार्क्स 72 है तो मार्क्स 72 बड़ा या बराबर है 90 के, तो ग्रेड ए प्लस चाहिए, लेकिन बड़ा नहीं है तो ये फॉल्स होगा, तो ये प्रिंट नहीं होगा। फिर आगे एल्स इफ मार्क्स बड़ा है 75 से, तो 72 बड़ा है क्या 75 से, नहीं, तो ये भी प्रिंट नहीं होगा। आगे एल्स इफ 72 बड़ा है 60 के, तो प्रिंट ग्रेड बी, 72 बड़ा है 60 के तो ग्रेड बी करना, तो ग्रेड बी आउटपुट आएगा। इसके बाद कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, इतना भी रुक जाएगा प्रोग्राम। स्विच स्टेटमेंट क्या होता है? स्विच स्टेटमेंट मल्टी वे ब्रांच स्टेटमेंट होता है। इट टेस्ट द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन एंड एग्जीक्यूट्स द मैचिंग केस ब्लॉक, मैचिंग केस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है मल्टीपल एक्सप्रेशन को चेक करके, उसी को हम स्विच बोलते हैं। ये इफ एल्स लैडर के तरह ही होता है, इसमें बहुत सारा, जैसे इफ एल्स में बहुत सारा चेक हो रहा था, बहुत सारा कंडीशन था चेक हो रहा था, उसी तरह से कि इसमें भी होता है, स्विच स्टेटमेंट भी होता है, ठीक है। इट टेस्ट द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन से चेक करता है, ठीक है, और जो भी मैचिंग केस होगा उसी वही एग्जीक्यूट होगा। तो केस वैल्यू 1 केस वैल्यू 2, अगर वैल्यू 1 से मैच हो गया तो ये प्रिंट हो जाएगा, मतलब एग्जीक्यूट होगा, वैल्यू 2 से मैच हो गया तो ये एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो लास्ट में एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट होता है, डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट होता है। अगर कोई मैच नहीं हुआ तो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, वो चीज़। अब जैसे कि एग्जांपल है इंट डे इक्वल टू 3, ठीक है। अब स्विच डे ये एक्सप्रेशन है, तो ये तीसरा से मैच करेगा, 3 से पहले कभी नहीं मैच करेगा, क्योंकि 3 है दिया हुआ, यहाँ पे हम 1 लिए हैं, केस 1 लिए, तो मैच करेगा नहीं करेगा, तो ये प्रिंट नहीं होगा। कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे हम 2 लिए हैं, तो केस मैच करेगा नहीं करेगा, तो ये भी प्रिंट नहीं होगा क्योंकि सेम नहीं। लेकिन यहाँ पे हम 3 लिए, यहाँ पे भी 3 लिए हैं, तो सेम मैच हो गया, सेम मैच हो गया तो ये आउटपुट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये एग्जीक्यूट होगा तो वेडनेसडे आउट आएगा, और ब्रेक है तो उतना पे ही रुक जाएगा, तो इसलिए वेडनेसडे आंसर। अगर मान लो तीनों मैच नहीं करता तब प्रिंट क्या होता? इनवैलिड प्रिंट होता, क्योंकि डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट प्रिंट होता, एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि तीनों एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, तीनों केस क्या है? गलत है, वही चीज़ है। और ब्रेक स्टेटमेंट देना क्यों जरूरी है? तो ब्रेक प्रिवेंट्स फॉल थ्रू टू द नेक्स्ट केस, डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट्स इफ नो केस मैचेज। डिफ़ॉल्ट का अभी हम बता दिए कि अगर कोई केस मैच नहीं होगा तो डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट होगा, और ब्रेक क्या करता है? उतना पे ही रोकने के लिए काम करता है। ब्रेक प्रिवेंट करता है फॉल थ्रू, अगर ब्रेक नहीं देंगे तो पूरा का पूरा प्रिंट होने लगेगा, इसलिए ब्रेक देना मतलब कि जहाँ पे भी कंडीशन मैच किया उसके बाद पूरा प्रिंट होने लगेगा। ब्रेक यहाँ पे जैसे कि ये जो ब्रेक हम दिए हैं, अगर ये ब्रेक हम नहीं दिए होते तो आउटपुट मेरा क्या आता? वेडनेसडे तो आता ही, वेडनेसडे तो आता ही, लेकिन ब्रेक था ही नहीं, तो उसके बाद डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट भी प्रिंट होता, उसके बाद वो क्या था? इनवैलिड, तो इनवैलिड भी आउटपुट आ जाता, इसलिए ब्रेक देना जरूरी था। ब्रेक वहीं पे रोक लिया तो वेडनेसडे तक ही आउटपुट आया, इनवैलिड मेरा आउटपुट नहीं आया। समझ में आया? अब आगे वाइल लूप क्या होता है? तो वाइल लूप इज एन एंट्री कंट्रोल लूप। ये क्या है? एंट्री को कंट्रोल करने वाला लूप है, जो कि ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीट करता है जब तब तक की कंडीशन ट्रू है। अगर फॉल्स हो गया तो उतना भी प्रोग्राम रुक जाएगा, मतलब कि लूप रुक जाएगा, वही चीज़। वाइल लूप क्या है? मेन पॉइंट आपको लिखना है कि ये एंट्री कंट्रोल्ड लूप है, एंट्री कंट्रोल्ड लूप है जो ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीट करता है, कुछ लाइन ऑफ कोड को रिपीट करता है, तब तक रिपीट करता है जब तक कंडीशन ट्रू है। जैसे कंडीशन फॉल्स होता है वो रिपीट करना ब्लॉक ऑफ कोड को छोड़ देता है। तो वाइल कंडीशन, ठीक है, और लूप बॉडी, ठीक है। एग्जाम्पल प्रिंट नंबर 1 to 5 इफ़ आई इक्वल टू 1 वाइल 1 लेस देन इक्वल टू 5। तो प्रिंट आई क्या था? पहले मेरा 1 था, अब 1 प्रिंट हो गया मेरा, आई प्लस प्लस किया तो आई प्लस प्लस 1 से 1 प्लस 1 हुआ। अभी आई में मेरा कितना है? 2 है, तो 2 आई मेरा 2 है। अब 2 से चेक होगा, 2 ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन क्या है? ट्रू है, ट्रू है तो 2 प्रिंट होगा, तो 2 प्रिंट हुआ। अब 2 प्रिंट हुआ, उसके बाद फिर आई प्लस प्लस, तो 2 में प्लस 1 करेंगे तो कितना होगा? 3। अब आई मेरा कितना है? आई मेरा है 3। अब 3 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है,
कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट क्या करेगा, आई क्या है मेरा 3, कंडीशन 3 प्रिंट हुआ। फिर आई प्लस प्लस है तो 3 + 1 = 4, 4। अब 4 से चेक होगा तो आई मेरा 4 है, 4 < 5, कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे 4 प्रिंट होगा। फिर 4 प्रिंट हुआ, उसके बाद आई प्लस प्लस है तो 4 + 1 कितना हुआ, 5 हुआ। अब 5 हुआ तो आई मेरा कितना है, अभी आई मेरा है 5, आई मेरा है 5, कंडीशन है मेरा 5। यहाँ पे 1 मिनट, 5 तो 5 < 5, कंडीशन क्या है, अभी भी लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू है, तो कंडीशन अभी भी क्या होगा, ट्रू होगा। ट्रू होगा तो आई प्रिंट करना है, आई प्रिंट करना है तो आई मेरा कितना था, 5 था, है ना, 5 था, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 5 प्रिंट होगा। अब 5 के बाद आई प्लस प्लस फिर करा है तो +1 इसमें होगा तो +1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 होगा। अब 6 आई मेरा कितना है, अभी 6 है। अब 6 से कंडीशन चेक होगा तो वाइल 6 < 5, तो 6 ना लेस देन है और ना इक्वल टू है, तो कंडीशन यहीं पे फॉल्स हो गया, तो कंडीशन वहीं पे फॉल्स हो गया तो प्रोग्राम वहीं पे रुक गया। तो आउटपुट कितना आया था, 1 2 3 4 5, यही चीज़ आउटपुट है मेरा, है ना। तो कंडीशन हमेशा चेक हो रहा था पहले, एंट्री करने से पहले, तो वही कंडीशन इज चेक बिफोर ईच इटरेशन। इफ इनिशियली फॉल्स द लूप बॉडी नेवर एग्जीक्यूट्स, तो अगर फॉल्स हो जाता था तो लूप बॉडी जो है एग्जीक्यूट नहीं होता था। डिफरेंस वाइल लूप और डू वाइल लूप में क्या है, वाइल लूप क्या है, एंट्री कंट्रोल्ड है, लेकिन डू वाइल लूप एग्जिट कंट्रोल है। वाइल लूप एंट्री कंट्रोल्ड है, एंट्री कहने का मतलब ये आते वक्त मेन गेट पे चेक करेगा, लेकिन एग्जिट कंट्रोल डू वाइल लूप है तो ये जाते वक्त चेक करेगा, कंडीशन मतलब कि लूप खत्म मतलब प्रोग्राम खत्म, यहाँ पे लूप खत्म होते वक्त चेक करेगा, एग्जिट होते वक्त चेक करेगा, ठीक है। फिर ये बिफोर एग्जीक्यूशन चेक होता है, ये आफ्टर एग्जीक्यूशन चेक होता है। डू वाइल लूप आफ्टर एग्जीक्यूशन, बिफोर वाइल लूप बिफोर एग्जीक्यूशन। वाइल लूप में मिनिमम इटरेशन की एग्जीक्यूशन कितना होता है, 0, लेकिन डू वाइल लूप में कम से कम एक बार एग्जीक्यूट होता ही है, कम से कम एक बार एग्जीक्यूट होता ही, कंडीशन चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, डू वाइल लूप में एक बार एग्जीक्यूट हो ही जाता है, एटलीस्ट वंस एग्जीक्यूट हो ही जाता है। अब इसका सिंटैक्स लिख लीजिए, वाइल का इस टाइप का होता है और डू वाइल का डू पहले होगा फिर वाइल कंडीशन, ये सिंटैक्स होगा। एक और डिफरेंस लिख सकते हैं कि वाइल लूप में हमको सेमी कॉलन यूज़ नहीं करना होता है, लेकिन डू वाइल लूप में हमको सेमी कॉलन यूज़ करना होता है, एक पॉइंट वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे एक्सप्लेन द फॉर लूप विथ सिंटैक्स एंड एग्जांपल। फॉर लूप सिंटैक्स और एग्जांपल के साथ लिखना। फॉर लूप इज एन एंट्री कंट्रोल लूप यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशन इज नोन। जब हमको इटरेशन हमको पता है तब हम फॉर लूप के साथ जाएंगे। वाइल लूप के साथ कब जा रहे थे, जब हमको एंट्री कंट्रोल में करना था। डू वाइल लूप के साथ तब जा रहे थे जब हमको एग्जिट कंट्रोल में करना था। लेकिन फॉर लूप के साथ कब हम जा रहे हैं, फॉर लूप एंट्री कंट्रोल्ड ही है, लेकिन हम ऑल्सो हमको नंबर ऑफ इटरेशन पता है कि इतना इटरेशन तक ही करना है, तब हम फॉर लूप के साथ जाएंगे। इसमें हमको 3 चीज़ होता है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड अपडेट, एक ही लाइन में। फॉर लूप, इनिशियलाइजेशन, सेमीकोलन, कंडीशन, सेमीकोलन, अपडेट, तीनों एक ही लाइन में होता है। उसके बाद लूप का बॉडी होता है, जैसे सम ऑफ 1 to 10, तो 1 से लेकर 10 तक का सम हमको निकालना है। तो दो चीज़ हम 2 वेरिएबल लेंगे, एक तो सम लेंगे, सम स्टार्टिंग में कितना रहेगा 0, और आई वैल्यू लेंगे, ये भी स्टार्टिंग में इसको हम 1 दे देंगे, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक हमको वैल्यू को क्या करना है, जोड़ना है। तो पहला वैल्यू i = 1 हम दे दिए, और पहला वैल्यू 1 था तो 1 < 10, है ना, i प्लस प्लस। अब इसके बाद ये प्रिंट होगा, तो सम पहले से मेरा कितना था, सम पहले से मेरा था 0। अभी क्या कर रहा है कि सम प्लस आई मेरा कितना है, 1 है, आई मेरा कितना है 1 है, तो सम क्या था, पहले से 0 था, 0 + 1, सम कितना हो गया मेरा, अभी सम हो गया 1। अब फिर आई प्लस प्लस हुआ, तो आई कितना था, 1 था, 1 + 1 हुआ तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 2 होगा, आई कितना हुआ, 2 हुआ, आई 2 हुआ, 1 मिनट, आई 2 हुआ। अब 2 से चेक करेगा तो 2 < 10, 2 < 10, कंडीशन ट्रू है तो एंट्री मारेगा तो सम प्लस आई, सम मेरा पहले से कितना था 1 में आई जोड़ना है, तो आई कितना है 2 है, तो 1 + 2 कितना हो गया, 3 हो जाएगा, क्या होगा
3 हो गया। अब फिर आई प्लस, इसके बाद यहाँ पे जाएगा आई प्लस प्लस, आई मेरा कितना था 2 था, तो 2 + 1 कितना होगा 3 हो गया। अब 3 से चेक करेगा तो आई मेरा 3 है, 3 लेस देन इक्वल टू 10, 3 लेस देन इक्वल टू 10 है, कंडीशन ट्रू है अभी भी क्योंकि 3 छोटा है 10 से, 3 छोटा है 10 से, तो इसमें जाएगा सम प्लस आई बोल रहा है, सम प्लस आई, सम मेरा पहले से 3 था, सम पहले से 3 था और 3 में आई का वैल्यू 3 जोड़ना है, तो 3 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब आई का सम का वैल्यू मेरा है 6 और आई का वैल्यू 3 था, फिर हम अपडेट करेंगे तो आई प्लस 1 है तो 3 + 1 कितना 4, आई का वैल्यू 4, तो आई का वैल्यू 4 है और 4 से चेक होगा तो 4 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू अभी भी है, कंडीशन ट्रू है तो सम प्लस आई, सम कितना था 6 और 6 में कितना जोड़ना है, आई का वैल्यू कितना था अभी 4, तो 4 6 4 10। इसी हिसाब से फिर कंडीशन आगे बढ़ेगा, कंडीशन यहाँ से आई प्लस प्लस अपडेट होगा तो 4 था, 4 में +1 करेंगे तो कितना होगा 5 होगा, आई कितना है मेरा अभी 5 है, अब 5 लेस देन चेक करेगा, 5 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, तो सम इक्वल टू सम प्लस आई, सम कितना था 10 था, 10 में कितना ऐड होगा 5 ऐड होगा, तो 10 5 15 हुआ। ठीक है, सम है मेरा अभी 15 और आई मेरा फिर से अपडेट होगा तो आई कितना था 5 था, अभी कितना होगा 5 + 1 कितना 6, आई मेरा 6, आई मेरा 6 है और 6 लेस देन इक्वल टू 10, 6 लेस देन इक्वल टू 10, तो कंडीशन ट्रू है क्योंकि 6 छोटा है 10 से, ट्रू है तो फिर से ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, तो सम इक्वल टू सम प्लस आई, सम पहले से 15 था, 15 में प्लस कितना करना है 6 करना है, आई 6 था तो 15 + 6 कितना हो जाएगा +6 21 हो जाएगा, ये मेरा सम है। अब फिर से अपडेट करना है तो आई 6 था, अभी आई +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, आई 7 होगा, तो आई 7 होगा, 7 छोटा है 10 से, कंडीशन ट्रू है तो फिर से ऐड होगा सम में, तो 15 6 21 हुआ था, 21 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28 होगा, सम मेरा अभी 28 है। फिर 7 से अपडेट होगा आई 8, 7 + 1 8 होगा, आई से चेक होगा तो आई मेरा है अभी 8 और 8 से चेक होगा 8 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू तो सम प्लस आई, सम कितना है 28, 28 में 8 जोड़ेंगे तो 28 8 36। ठीक है, अब 8 से अपडेट होगा आई अब कितना हो जाएगा 9 होगा और 9 होगा तो आई फिर से अपडेट होगा तो आई 9 है, 9 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू होगा तो सम इक्वल टू सम प्लस आई, सम मेरा कितना था पहले से 36 है, 36 में प्लस कितना करेंगे 36 + 9, 36 + 9 45, अब आई फिर से अपडेट होगा तो 9 से आई कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, अब 10 होगा तो आई अपडेट होगा और चेक होगा तो आई कितना है 10 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू क्योंकि लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू है तो कंडीशन ट्रू होगा तो सम होगा, सम कितना था पहले से 45, 45 में आई ऐड करना, आई मेरा कितना था 10 था तो 10, 45 + 10 55, फिर आई क्या होगा अपडेट होगा, तो आई अपडेट होगा, आई फिर से अपडेट होगा तो 10 था, आई अब कितना हो जाएगा 10 + 1 11 हो जाएगा, अब फिर से आई क्या वैल्यू कितना है 11, अब 11 से चेक करेगा 11 लेस देन इक्वल टू 10, न लेस देन है न इक्वल टू है तो कंडीशन फॉल्स, तो इतने पे एग्जीक्यूट बाहर आ जाएगा, बाहर आएगा तो बाहर क्या बोला कि प्रिंट सम प्रिंट कितना, सम कितना आया था मेरा 55, तो प्रिंट कितना करेगा 55, वही आउटपुट है सम 55। ठीक है, ये चीज़ आपको आप यहाँ पे एग्जीक्यूशन इनिशियलाइजेशन रन्स वंस, कंडीशन इज चेक्ड बिफोर ईच इटरेशन, हर इटरेशन से पहले कंडीशन चेक हो रहा था वही है। अपडेट रन्स आफ्टर ईच इटरेशन, अपडेट हमेशा रन हो रहा था, हर इटरेशन डन होने के बाद अपडेट हो रहा था और कंडीशन हर इटरेशन से पहले चेक हो रहा था, इनिशियलाइजेशन एक ही बार इनिशियलाइज किया गया। व्हाट इज़ यूज ऑफ ब्रेक, कंटिन्यू एंड गो टू स्टेटमेंट सी, तो ब्रेक क्या है, कंटिन्यू क्या है और गो टू स्टेटमेंट क्या है, तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या है, तो ये टर्मिनेट कर देता है लूप को, टर्मिनेट करने का मतलब लूप को वहीं पे क्या करेगा बंद कर देता है, रोक देता है, क्या करेगा रोक देता है, ठीक है रोक देता है।
वहीं पे जहाँ पे कंडीशन मैच हुआ वहीं पे रोक देगा। तो i = 5 जहाँ पे मैच करेगा कंडीशन वहीं पे रोक देगा। तो 4 तक प्रिंट हुआ, 4 के बाद 5वां 5 होता तो 5 <= 10 कंडीशन ट्रू होता तो 5 = 5 कंडीशन ट्रू है तो वहीं पे रोक देगा तो उससे पहले जो प्रिंट हुआ था वही प्रिंट होगा। ठीक है। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, जब मैच करता है, जब मैच करेगा तो उसको क्या कर देगा, स्किप कर देगा। जब कंडीशन मैच करेगा तो उस इटरेशन को स्किप कर देगा, लेकिन उसके बाद एग्जीक्यूट करता रहेगा। लेकिन ब्रेक स्टेटमेंट उसके बाद एग्जीक्यूट नहीं करता, जहाँ पे मैच किया उतना भी रोक देता है। कंटिन्यू स्टेटमेंट उस इटरेशन को स्किप करके अगला इटरेशन एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, 3 को स्किप कर दिया, 1 प्रिंट हुआ है, 2 प्रिंट हुआ है, 3 को स्किप किया, फिर 4 प्रिंट हुआ है, 5 प्रिंट हुआ है, ये चीज़। गो टू स्टेटमेंट क्या होता है, तो ट्रांसफर्स कंट्रोल अनकंडीशनली टू अ लेबल्ड स्टेटमेंट। इट्स यूज इज जनरली डिस्करेज। तो ये कंट्रोल ट्रांसफ़र करता है एक अनकंडीशनल लेबल, इट इज यूज जनरली डिस्करेज। जैसे कि गो टू एंड, प्रिंट एफ, दिस इज स्किप, एंड प्रिंट एफ जंप हेयर। तो ये स्किप कर गए, यहाँ पे चल गया। ये गो टू जब भी हम करेंगे ये ट्रांसफ़र कर देगा, इसमें से इसमें ट्रांसफ़र कर दिया वो चीज़। यूनिट 4 अरे स्ट्रिंग एंड स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अरे क्या होता है, अरे कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है, अरे कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेम डेटा टाइप, ये इतना आपको लिखना है। अरे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप। अरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम डेटा टाइप, सेम डेटा टाइप के एलिमेंट का कलेक्शन ही अरे कहलाता है। उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है अरे का, तो अरे का कैरेक्टरिस्टिक्स होगा ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी ऑफ द सेम डेटा टाइप, सेम डेटा टाइप का सभी एलिमेंट होना चाहिए। एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन कंजिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन, कंजिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होना चाहिए एलिमेंट्स आर एक्सिस्ट यूजिंग एन इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0। तो अरे होता है क्या, इंडेक्स बेस्ड। क्या होता है अरे, इंडेक्स बेस्ड होता है। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगा, 0 से इंडेक्स से स्टार्ट होगा। अरे इज़ द साइज ऑफ एन अरे इज़ फिक्स्ड, अरे का जो साइज़ होता है वो फिक्स होता है डिक्लेरेशन के टाइम पे, कि ये अरे जो है उसका साइज 5 है। इस हिसाब से मान लो सपोज 5 है, जिसका 10 होगा दोनों इस हिसाब से फिक्स होगा। इस हिसाब से बाकी पॉइंट देख लीजिएगा। ठीक है, आगे वन डायमेंशनल अरे क्या होता है, वन डायमेंशनल अरे क्या होता है, अरे वन डायमेंशनल अरे क्या होता है, उसका डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन लिखना है। तो वन डायमेंशनल अरे इज लीनियर लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम डेटा टाइप। लीनियर लिस्ट ऑफ एलिमेंट, एक ही लाइन का लिस्ट, 1 2 3 इस हिसाब से एक ही लाइन का लिस्ट होना चाहिए, एक ही लाइन का लिस्ट इस हिसाब से। डिक्लेरेशन कैसे होगा, इंट मार्क्स और उसका साइज़ दे देंगे, ये हो जाएगा। और ए नेम मार्क्स हो गया और उसका साइज़ दे देंगे। सिंटैक्स लिखना जरूरी है, डेटा टाइप और ए नेम साइज। डिक्लेरेशन का सिंटैक्स लिखिए, डेटा टाइप इन डेटा टाइप, और ए नेम मार्क्स, साइज 5, ये चीज़। इनिशियलाइजेशन कैसे हुआ, तो मार्क्स 5 था, 5 को मार्क्स हमको पुट करना है। तो अरे हमेशा सी प्रोग्रामिंग में इसके अंदर लिखा था, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा था। तो 5 वैल्यू दीजिए, 80 एगो वैल्यू, 75 90 65 85, 5 वैल्यू दे दिए। अब सभी का इंडेक्स, 0th इंडेक्स पे क्या है, 0 स्थान पे 80 है, 1 स्थान पे 75, 2 स्थान पे 90, 3 स्थान पे 65, 4th स्थान पे, चाहे 4th इंडेक्स पे 50 स्थान, मतलब इंडेक्स इतना याद रखिए। अब अरे नेम क्या था, मार्क्स, तो मार्क्स में 0 इंडेक्स पे क्या है 80, ये हम बोलें तो 80 हमको आ गया। मार्क्स 1 पे क्या है 75, ये इनिशियलाइजेशन। अगर हमको इस हिसाब से करना है एक एक करके, तो इस हिसाब से हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। मार्क्स 0 इंडेक्स पे 80, 1 इंडेक्स पे 75, 2 इंडेक्स पे 90, इस हिसाब से कर सकते हैं। अगर नहीं तो एक ही में करना है तो इस हिसाब से कर सकते हैं। दो तरह से इनिशियलाइज करते हैं।
एक्सेस कैसे करना है, तो एक्सेस करने के लिए पहले तो मार्क्स, मतलब कि मार्क्स हमारा अरे नेम था, तो अरे नेम और जो भी इंडेक्स का हमको वैल्यू एक्सेस करना है उसका वैल्यू, जैसे 2 इंडेक्स का हमको वैल्यू एक्सेस करना था तो 2, और उसको किसके अंदर लिखेंगे, प्रिंटफ के अंदर, लास्ट में सेमीकोलन देंगे। तो 2 इंडेक्स पे क्या था, 0 पे था 80, 1 पे 75, 2 पे 90 था, तो 90 प्रिंट होगा, है ना, वो चीज़। एक्सप्लेन 2 डायमेंशनल अरे। 2 डायमेंशनल अरे क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ हमको एक्सप्लेन करना है। तो 2 डायमेंशनल अरे स्टोर्स डेटा इन रो एंड कॉलम। 2 डायमेंशनल अरे स्टोर करता है डेटा को रोज एंड कॉलम्स में, ठीक है। तो डेटा टाइप अरे नेम रोज एंड कॉलम्स, ये हमारा सिंटेक्स है। डेटा टाइप अरे नेम रोज एंड कॉलम्स, ये हमारा क्या है, सिंटेक्स है। अब एग्जांपल लिखिए, डेटा टाइप इन डेटा टाइप अरे नेम मैट्रिक्स, रोज कितना 3 है, कॉलम्स कितना 3, इनिशियलाइज करना है हमको। तो इसका तरीका एक ही तरह का होता है, जितना रोज़ है वो लिखिए, जितना कॉलम्स है उसका साइज़ लिखिए, ठीक है, और उसका वैल्यू पुट कीजिए 1 2 3, कॉमा दे के फिर 1 2 3। तो रो 2 था तो 2 ही वैल्यू लिखाया, और कॉलम 3 था तो 1 2 3, इसमें इस रो में पहला रो में 1 2 3, दूसरा रो में 4 5 6। तो इसका आउटपुट कैसे आता, ऐसे 1 2 3 4 5 6 इस हिसाब से आता है। देखो यहाँ पे आया है ना। इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, टोटल एग्जांपल इंट आई कॉमा जे फॉर आई इक्वल टू 0 आई लेस देन 2 आई प्लस प्लस फॉर जे इक्वल टू 0, ये रो के लिए है, ये कॉलम के लिए, और प्रिंट करने के लिए मैट आई और जे, ठीक है। तो आई क्या था, रो था, कॉलम था, दोनों को प्रिंट करेगा तो इस हिसाब से प्रिंट होगा। राइट अ सी प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एन अरे। एक अरे का एलिमेंट को ऐड करने के लिए हमको एक सी प्रोग्राम लिखना है। तो इंक्लूड stdio डॉट एच, ठीक है, इंट में इंट अरे ऑफ 5, अरे का साइज 5 रख दिए, आई कॉमा सम कितना, हमेशा सम 0 से स्टार्ट होगा। प्रिंट इंटर 5 एलिमेंट्स, हम यूज़र को बोलेंगे 5 एलिमेंट को इंटर करो, ठीक है। अब यूज़र जो भी 5 एलिमेंट इंटर करेगा और उसके बाद फॉर लूप लगाएंगे फॉर आई इक्वल टू 0 आई लेस देन 5, क्योंकि 5 ही एलिमेंट को हमको ऐड करना है, ठीक है। 5 ही एलिमेंट मांगेंगे तो 5 ही एलिमेंट को हमको ऐड करना होगा, इसलिए आई लेस देन 5 और आई प्लस प्लस। स्कैन ऑफ ये आई का वैल्यू आएगा, उसको ऐड करते हुए आगे चलेगा। ये आपको सिर्फ प्रोग्राम लिखना है, यही प्रोग्राम लिखिएगा, लेकिन वहाँ पे इंक्लूड stdio डॉट एच लिखिएगा, ठीक है। आगे व्हाट इज़ अ कैरेक्टर अरे, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। अ कैरेक्टर अरे क्या होता है, तो कैरेक्टर अरे इज़ एन अरे ऑफ टाइप कैर। कैरेक्टर अरे कैर टाइप का अरे होता है, यूज टू स्टोर अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर का स्ट्रिंग स्टोर करना। स्ट्रिंग्स आर स्टोर्ड एज कैरेक्टर अरे एंडिंग विथ अ नल कैरेक्टर, नल कैरेक्टर से एंड होता है, नल कैरेक्टर से एंड हो रहा है। तो कैर नेम ऑफ 10 ये हम डिक्लेयर किए हैं, कैर नेम ऑफ 6, ठीक है, एक्सप्लिसिटली अलग अलग करके। कैर नेम सीधे हम लिख रहे हैं, तो ये स्ट्रिंग लिटरल का परफॉर्म करके हम डिक्लेयर किए हैं, ठीक है, डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज किए हैं। एक्सेस करना है हमको कैरेक्टर अरे को, तो कैसे एक्सेस करेंगे, तो जैसे कि कैर नेम ऑफ 6 दिए थे, इसमें अलग अलग करके लिखा हुआ है, तो इसका हमेशा ये होगा, क्या बोलते हैं, इंडेक्स होगा, तो एस का इंडेक्स 0 होगा, 1 ई का 1 होगा, एल का 2 होगा, फिर एल का 3 होगा, ओ का 4 होगा, और लास्ट में नल है तो उसका 5 होगा। तो हमको प्रिंट मतलब कि हम करें कि नेम ऑफ 0 इंडेक्स वाला क्या है वो प्रिंट करे, तो 0 इंडेक्स पे क्या था, एच था, तो एच प्रिंट करेगा। नेम पूरा हमको प्रिंट करना, तो पूरा नेम अगर हम प्रिंट करेंगे तो पूरा नेम क्या था, हेलो था, तो प्रिंट क्या करेगा, हेलो प्रिंट करेगा। ये एक्सेस करने का काम कर रहे हैं, क्या, कैरेक्टर अरे। कैरेक्टर अरे इज एन अरे ऑफ टाइप कैर यूज टू स्टोर अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर का स्ट्रिंग, समझ में आ रहा है। कैर क्या होता है, कैर होता है ए
कैर ए, जो डबल सिंगल कोट में लिखा होता है, चाहे ए या फिर कुछ भी, ए से लेके जेड तक बड़का ABCD में, या ए से लेके जेड तक छोटका ABCD में। अब ये कैरेक्टर्स है, अब इस कैरेक्टर्स को साथ में लिखें, अलग अलग साथ में लिखें। अब उसको हम अरे टाइप में लिखें, है ना। क्यों अरे टाइप में? क्योंकि अरे का साइन यहाँ पे है, तो अरे टाइप में हम लिखें। अब अरे टाइप में लिखें तो ये सभी कैरेक्टर अरे टाइप में लिखे तो एक तरह से वो स्ट्रिंग का काम करेगा, स्ट्रिंग का काम कर रहा है, लेकिन अलग अलग इंडेक्स पे है, तो जो चाहिए हम वो भी यूज कर सकते हैं, है ना, वो चीज़ है। वही कैरेक्टर अरे इज एन अरे ऑफ टाइप कैर यूज टू स्टोर ए स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर का स्ट्रिंग। इन सी स्ट्रिंग्स आर स्टोर्ड एज कैरेक्टर अरेज एंडिंग विथ नल कैरेक्टर, नल कैरेक्टर से एंड होता है, वो चीज़ है। एक्सप्लेन स्ट्रिंग इनपुट एंड आउटपुट इन सी। स्ट्रिंग का इनपुट आउटपुट क्या होता है सी में, वो हमको एक्सप्लेन करना है। तो स्ट्रिंग का इनपुट क्या होता है, मॉडुलस इज str। तो ये क्या काम करने का क्या करने का काम करता है, रीड्स अ स्ट्रिंग बट स्टॉप्स एट वाइट स्पेस। स्ट्रिंग को रीड करेगा, लेकिन वाइट स्पेस जैसे ही मिलेगा, मतलब कि वाइट स्पेस कहने का मतलब स्पेस जहाँ पे मिलेगा वहीं पे रोक देगा। गेट्स str रीड्स अ फुल लाइन इंक्लूडिंग स्पेसेस। ये हमको पूरा लाइन रीड करवाना है, तो हम गेट्स str का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, गेट्स str का यूज़ करेंगे। तो ये पूरा लाइन पढ़ेगा, स्पेस भी पढ़ लेगा, है ना। एफ गेट्स str साइज std करते हैं, तो ये सेफ वर्जन होता है, ये अप टू साइज -1 कैरेक्टर तक रीड करेगा, लास्ट तक रीड करता है, वही चीज़ है। इसमें ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं, इतना ही पढ़िए। स्ट्रिंग इनपुट में इसमें स्कैनअप गेट्स, एफ गेट्स। स्ट्रिंग आउटपुट इसमें प्रिंट, ये प्रिंट करने का काम करता है, आपको पता ही है, और न्यू लाइन में भेज देगा। और पुट्स str प्रिंट्स स्ट्रिंग एंड एड्स अ न्यू लाइन ऑटोमेटिकली। सॉरी, प्रिंट एफ करते हैं तो उसी लाइन में ऐड कर, उसी लाइन में आउटपुट देगा, सेम लाइन नेक्स्ट लाइन में नहीं भेजेगा। लेकिन पुट्स str करते हैं, हमको नेक्स्ट लाइन में भेजना है, तब हम पुट्स str करेंगे, तो ये आउट स्ट्रिंग तो प्रिंट करेगा, लेकिन नेक्स्ट लाइन में कर्सर को भेजेगा। जैसे कि यहाँ पे हेलो प्रिंट किया, तो कर्सर को नेक्स्ट लाइन में भेज देगा, इस हिसाब से। डिफाइन स्ट्रक्चर एंड सी एक्सप्लेन फीचर्स। तो स्ट्रक्चर इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप एंड सी। स्ट्रक्चर क्या होता है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है सी प्रोग्रामिंग में, जो कि ग्रुपिंग ऑफ वेरिएबल्स दैट अलाउज ग्रुपिंग ऑफ वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स अंडर अ सिंगल नेम। एक सिंगल नेम में डिफरेंट डेटा, एक सिंगल नेम के अंडर डिफरेंट डेटा टाइप का वेरिएबल को ग्रुप करना स्ट्रक्चर कहलाता है। तो अरे जो था वो सिंगल डेटा टाइप का मल्टीपल वैल्यू स्टोर करता था, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग डेटा टाइप का वैल्यू एक ही जगह पे स्टोर करके रखता है। जैसे कि 1 राम, ये इंटीजर टाइप का है, ये स्ट्रिंग डेटा टाइप का, फिर भी एक ही जगह पे रहेगा, वो चीज़ है, ठीक है। अब इसका फीचर्स क्या होता है, कैन कंटेन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, डिफरेंट डेटा टाइप के मेंबर को कंटेन करके रखता है। मेंबर्स आर एक्सेस्ड यूजिंग डॉट ऑपरेटर। तो अगर स्ट्रक्चर को हमको एक्सेस करना है तो कौन सा ऑपरेटर यूज़ करेंगे, डॉट ऑपरेटर यूज़ करेंगे। स्ट्रक्चर्स वेरिएबल कैन बी पास टू अ फंक्शन। स्ट्रक्चर वेरिएबल एक फंक्शन को पास किया जा सकता है, ये सभी उसका पॉइंट से लिख सकते हैं एग्जाम्पल में। हाँ, एक पॉइंट और लिखना है आपको कि स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए स्ट्रक्ट स्ट्रक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए। तो वही स्ट्रक्ट स्टूडेंट स्ट्रक्चर डिफाइन हो गया। अब इसमें इंटीजर टाइप का भी डेटा टाइप है, कैरेक्टर डेटा टाइप भी है, और फ्लोट डेटा टाइप भी है। ये चीज़ एग्जाम्पल में आपको इतना ही लिखना है, ये लिखना ही है। आगे एक्सप्लेन डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स विथ एग्जाम्पल। डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स, तो फिर से स्ट्रक्ट यूज करेंगे तो स्ट्रक्चर डिफाइन होगा स्टूडेंट का, इसमें भी रोल नंबर, नेम, फ्लोट, ठीक है। अब हमको डिक्लेयर करना है स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1, वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1 करके वेरिएबल डिक्लेयर हुआ। अब हमको इनिशियलाइज करना है S1 में कुछ, तो S1 में इनिशियलाइज किए 101, मान लीजिए 101 क्या था उसका, रोल नंबर था, तो 101 रोल नंबर है ना। उसके बाद रोल नंबर के बाद नेम है, वो मार्क्स है, तो रोल नंबर 101, नेम राहुल, और मार्क्स 85.5, क्योंकि ये फ्लोट में लिए थे। एक्सेस करना है तो डॉट ऑपरेटर का यूज बोले थे कि एक्सेस करने के लिए
डॉट ऑपरेटर का यूज करना है, डॉट ऑपरेटर का, तो वही S1 डॉट यूज किया क्योंकि नाम हम S1 रखे थे, तो S1 डॉट रोल नंबर एक्सेस करना है, तो रोल नंबर कितना 102, ये चीज़ S1 डॉट रोल नंबर, S1 डॉट नेम यूज करेंगे तो राहुल आउटपुट आएगा, S1 डॉट मार्क्स ऐड करेंगे यूज़ करेंगे तो 85.5 आउटपुट आएगा क्योंकि वो यूज़ किया है ना, ये चीज़ है। लास्ट यूनिट है फंक्शंस एंड स्कोप। फंक्शन सॉरी 5वां यूनिट है, 6 यूनिट है इसमें, फंक्शंस एंड स्कोप। तो फंक्शन क्या होता है? तो अ फंक्शन इज अ सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन क्या है? ये सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक है, सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक है जो कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है, जिसको मल्टीपल टाइम कॉल किया जा सकता है। और फंक्शन को रन करवाने के लिए कॉल करना बहुत ज़रूरी है, इसको लिखना है, एक पॉइंट में वो लिखना है कि टू to make functions work we have to call or invoke the function explicitly ये चीज़ हमको वहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब फंक्शन का नीड क्यों है, ज़रूरी क्यों है? तो टू ब्रेक अ लार्ज प्रोग्राम इनटू स्मॉलर, बड़ा प्रोग्राम को स्मॉलर मैनेजेबल मॉड्यूल में बनाने के लिए, टू अवॉइड राइटिंग द सेम कोड अगेन एंड अगेन, सेम कोड को बार बार लिखने के लिए अवॉइड करने के लिए भी हम फंक्शन का यूज़ करते हैं। टू मेक प्रोग्राम्स ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड डिबग, प्रोग्राम को ईजियर बनाने के लिए। एडवांटेज क्या है? मॉडुलरिटी, रीयूजेबिलिटी, रीडेबिलिटी, ईजी डिबगिंग, रिड्यूस कोड साइज। वही मॉडुलरिटी मतलब प्रोग्राम डिवाइड इनटू डिफरेंट इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स, प्रोग्राम को इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया। यूजेबिलिटी, सेम फंक्शन कैन बी कॉल्ड मल्टीपल टाइम, सेम फंक्शन को मल्टीपल टाइम कॉल कर दिए। रीडेबिलिटी, कोड ईजियर हो गया पढ़ने के लिए, वो चीज़। व्हाट आर लाइब्रेरी फंक्शंस? गिव एग्जांपल ऑफ मैथ एंड स्ट्रिंग फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शन क्या होता है? तो लाइब्रेरी फंक्शंस आर प्री डिफाइंड बिल्ट इन फंक्शंस प्रोवाइडेड बाय सी, दे आर डिक्लेयर्ड इन स्टैंडर्ड हेडर फाइल्स, हेडर फाइल्स में डिक्लेयर होता है। कौन सा? लाइब्रेरी फंक्शन, ये प्री डिफाइंड है और बिल्ट इन फंक्शंस है जो हेडर फाइल में डिफाइंड होता है। जैसे मैथ फंक्शंस, मैथ फंक्शन कौन सा हेडर फाइल में होता है? तो हैज़ इंक्लूड मैथ डॉट एच में होता है, इंक्लूड मैथ डॉट एच में होता है। कौन सा? मैथ का जो भी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा? स्क्वायर रूट करने का मतलब ये 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 5, वो चीज़। पावर ऑफ एक्स वाई, ये 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 कितना होगा? 2 गुना 2 गुना 2 मतलब 2 4 2 8, वो चीज़। ये मैथ का फंक्शन है सभी। स्ट्रिंग फंक्शन, स्ट्रिंग डॉट एच में होता है, कहने का मतलब हैज़ इंक्लूड स्टडी नहीं क्या, स्ट्रिंग डॉट एच के अंदर ये फंक्शन सभी आता है। स्ट्रिंग strlen स्ट्रिंग लेंथ ये डिफाइन करेगा, स्ट्रिंग को कॉपी करने का काम करेगा, ये सभी पढ़ लीजिएगा, कर लीजिए। लेकिन इसके अंदर होता है, ये चीज़ आपको लिखना है वहाँ पे। एक्सप्लेन कॉमनली यूज स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन विथ एग्जाम्पल। कॉमनली यूज स्ट्रिंग फंक्शंस क्या होता है? तो अभी हम देखें strlen, ये स्ट्रिंग का लेंथ बताता है। तो हेलो स्ट्रिंग में कितना, इसका लेंथ कितना है, इसका साइज़ कितना है? तो 1 2 3 4 5 है। तो इसका लेंथ हमको प्रिंट करना होगा, तो लेंथ हम प्रिंट कर रहे हैं तो आउटपुट क्या आएगा? 5 आएगा, जो लेंथ गिन के बताएगा। स्ट्रिंग कॉपी, ये कॉपी करने का काम करता है। तो SRC में वर्ल्ड था पहले से, लेकिन SRC को हम यहाँ पे ले लिए और डेस्ट में 10 था। तो str कॉपी में डेस्ट में हम SRC यूज कर रहे हैं, डेस्ट में SRC हमको डालना है, डेस्ट में SRC डालना है। तो SRC में क्या था? वर्ल्ड था, लेकिन SRC को हम डेस्ट में डाल दिए, तो वर्ल्ड को हम डेस्ट में डाल दिए। अब हम प्रिंट क्या कर रहे हैं? प्रिंट हम कर रहे हैं डेस्ट, फिर भी प्रिंट हो रहा है क्या? वर्ल्ड, क्योंकि कॉपी हो चुका है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट मतलब कि स्ट्रिंग का जोड़, स्ट्रिंग्स का जोड़ कहना मतलब स्ट्रिंग को ऐड करता है, एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के साथ ऐड करता है। तो हेलो स्ट्रिंग है, वर्ल्ड स्ट्रिंग है, दोनों स्ट्रिंग को अगर हम स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट कर दिए तो दोनों स्ट्रिंग जुड़ जाएगा, तो हेलो वर्ल्ड हो गया। कंपेयर स्ट्रिंग, strcmp कंपेयर करने का काम करता है, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने का काम करता है, abc है ना, तो कंपेयर करने का काम करता है। अब दोनों में से कौन बड़ा है? ABC सॉरी, दोनों इक्वल है, तो ये इक्वल, ये चीज़ है, कंपेयर करने का काम करता है दो स्ट्रिंग को। एक्सप्लेन हाउ टू राइट एंड यूजर
एंड यूज यूजर डिफाइंड फंक्शन इन सी। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन को कैसे लिखना है, पहले यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, तो वो फंक्शन जिसको यूजर खुद डिफाइन करता है, प्रोग्रामर खुद डिफाइन करता है, वो यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है। अब इसको लिखना कैसे, तो फंक्शन डिक्लेरेशन डिक्लेयर्स द फंक्शन बिफोर मेन फंक्शन, मेन फंक्शन से पहले उसको लिखना होता है, डिक्लेयर करना होता है फंक्शन। डिफिनेशन डिफाइंस द एक्चुअल बॉडी ऑफ द फंक्शन, बॉडी उस मतलब कि जब हम फंक्शन बनाएंगे तो उसी में उसका कोड भी लिखेंगे, फंक्शन कॉल, और उसको कॉल करना भी बहुत ज़रूरी है। बिना कॉल की वो प्रोग्राम रन नहीं करेगा, कॉल या फिर इनवोक जो बोले हैं वो करना ही पड़ेगा फंक्शंस को। डिक्लेरेशन है ये, एग्जांपल है, देख लीजिए। रिटर्न टाइप फंक्शन नेम पैरामीटर लिस्ट, और ये बॉडी है, कोड मतलब एग्जाम बॉडी कहने का मतलब प्रोग्राम उसमें लिखाएगा, और लास्ट में रिटर्न वैल्यू। ठीक है, तो इंट ऐड अपना से बनाया, इंट ए इंट बी, ये हमारा रिटर्न क्या पैरामीटर लिस्ट। अब इंट मेन लास्ट में इसको कॉल किए इंट ए, है ना। बट स्कोप ऑफ वेरिएबल, स्कोप ऑफ वेरिएबल्स कहने का मतलब पूरा प्रोग्राम में वेरिएबल कहाँ पे एक्सेस किया जा सकता है उसको हम स्कोप ऑफ वेरिएबल बोलते हैं। ये दो तरह का होगा, लोकल स्कोप एंड लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, तो लोकल वेरिएबल एक फंक्शन के अंदर होता है, और फंक्शन के अंदर ही डिफाइन भी होता है, डिक्लेयर भी होता है, और एक्सेसिव भी होता है लोकल वेरिएबल। लेकिन ग्लोबल वेरिएबल फंक्शन के बाहर होता है, ठीक है, और वो एक्सेसिबल पूरा प्रोग्राम में होता है, फंक्शन के अंदर भी और फंक्शन के बाहर भी, वो ग्लोबल वेरिएबल होता है। दोनों का एग्जांपल दिया हुआ, एग्जांपल आप लिख लीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो कॉल बाय वैल्यू जब यूज करेंगे तो कॉल करते समय हमको वैल्यू पास करना पड़ेगा, कॉल बाय रेफरेंस देंगे तो कॉल करते समय वैल्यू का मतलब कि रेफरेंस डालना पड़ेगा हमको। ठीक है, कॉल बाय वैल्यू करेंगे तो यूज़ एक्स्ट्रा मेमोरी फॉर कॉपी, एक्स्ट्रा मेमोरी के लिए एक्स्ट्रा मेमोरी लेगा कॉपी करने के लिए, लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं लगता है। कॉल बाय वैल्यू ज़्यादा सेफ़ है, लेकिन कॉल बाय रेफरेंस करते हैं तो ये थोड़ा कम सेफ़ है। ये चीज़ 3 पॉइंट उसमें लिख दीजिए डिफरेंस में, काफ़ी। लास्ट यूनिट पॉइंटर्स है, इसमें पहला क्वेश्चन, व्हाट इज पॉइंटर, एक्सप्लेन डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ पॉइंटर। पॉइंटर होता क्या है, तो पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। पॉइंटर क्या है, एक वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल है जो स्टोर करता है मेमोरी एड्रेस दूसरा वेरिएबल का, दूसरा वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस खुद स्टोर करता है। कौन, पॉइंटर। पॉइंटर एक वेरिएबल है जो दूसरा वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस क्या करता है, स्टोर करता है। पॉइंटर्स आर पावरफुल फीचर्स ऑफ सी दैट अलाउ डायरेक्ट मेमोरी मैनिपुलेशन, ये डायरेक्ट मेमोरी मैनिपुलेशन एक्सेस करता है, अलाउ करता है जो भी है। लेकिन डिक्लेरेशन क्या होता है, डेटा टाइप स्टार पॉइंटर नेम। स्टार आप देखो कोई भी चीज़ में और वेरिएबल देखो तो समझ जाओ कि ये पॉइंटर का काम कर रहा है। तो इंट स्टार पी ये क्या है, पॉइंटर का काम कर रहा है ना, इनिशियलाइज करने के लिए। मान लीजिए इंटीजर पहले से मतलब कि एक वेरिएबल था ए, उसमें वैल्यू 10 था। असाइन द एड्रेस ऑफ वेरिएबल यूजिंग द एड्रेस ऑपरेटर, है ना, एंड ऑपरेटर, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, वो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज करके हमको इनिशियलाइज करना। तो ए इंटीजर में 10 स्टोर था, ठीक है। अब हम एक पैरामीटर पॉइंटर बनाए इंट स्टार पी इक्वल टू, अब उसमें हमको ए डालना है, ए का वैल्यू डालना है, तो सॉरी ए का एड्रेस डालना है, तो एड्रेस ऑफ ए डालें तो पी में ए का एड्रेस चला गया, वही पी नाउ होल्ड्स द एड्रेस ऑफ वेरिएबल ए, वही चीज़ है। अगर हमको एक्सेस करना है तो स्टार ऑपरेटर का यूज करके एक्सेस करते हैं पॉइंटर को, वही चीज़ एक्सेस प्रिंटफ स्टार ऑपरेटर का यूज करके एक्सेस कर रहे हैं उस वैल्यू को स्टार ऑपरेटर का यूज़ करके। अगर हमको एड्रेस चाहिए तो स्टार ऑपरेटर का यूज़ नहीं करें, नॉर्मली यूज़ करेंगे तो उसका मतलब नॉर्मली यूज़ करेंगे तो उसका एड्रेस आएगा, और अगर स्टार ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो उस लोकेशन में जो वैल्यू है वो वैल्यू आएगा। ठीक है, तो स्टार पी किए थे तो पी में पी ए होल्ड कर रहा था और ए में वैल्यू कितना था, 10 था, तो इसलिए 10 प्रिंट हुआ। लेकिन हम स्टार यूज़ नहीं करें तो पी का एड्रेस, पी जो एड्रेस होल्ड कर रहा है वो एड्रेस प्रिंट होगा, तो एड्रेस जो भी होगा 10 का वो प्रिंट होगा। एक्सप्लेन हाउ टू एक्सेस वेरिएबल्स यूजिंग पॉइंटर्स विथ एग्जांपल। कैसे एक्सेस करना है पॉइंटर्स को, तो स्टार ऑपरेटर से, जिसको हम डी रेफरेंस ऑपरेटर बोलते हैं, डी रेफरेंस ऑपरेटर से एक्सेस करना है। अभी हम समझा दिए हैं, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे प्रोग्राम में भी, आप प्रोग्राम में देख के समझ सकते हैं। यहाँ पे एक्सेस किया जा रहा है, यहाँ पे स्टार ऑपरेटर का यूज किया है ना, यही चीज़।
ये वैल्यू के लिए है इसलिए वैल्यू आउटपुट आएगा, और ये एड्रेस के लिए है इसलिए एड्रेस आउटपुट आ रहा है। समझ जाइएगा, प्रोग्राम देखिएगा तो। एक्सप्लेन हाउ अरेज आर हैंडल्ड यूजिंग पॉइंटर्स। अरे कैसे हैंडल किया जाता है पॉइंटर से। तो इन सी द नेम ऑफ एन अरे एक्ट्स एज अ पॉइंटर टू इट्स फर्स्ट एलिमेंट। अरेज एंड पॉइंटर्स आर क्लोजली रिलेटेड। अरे और पॉइंटर्स जो है आपस में रिलेटेड होता है। एंड द नेम ऑफ एन अरे एक्ट्स एज पॉइंटर टू इट्स फर्स्ट एलिमेंट। तो अरे का जो नेम होता है वो इसके फर्स्ट एलिमेंट से पॉइंटर के तौर पे काम करता है। फर्स्ट एलिमेंट से यही चीज़ है, ठीक है। एक्सेस करने के लिए स्टार का यूज कर दिया, ठीक है, आउटपुट आ जाएगा पूरा। राइट अ सी प्रोग्राम टू एक्सेस अरे एलिमेंट्स यूजिंग पॉइंटर्स। यूजिंग पॉइंटर्स अरे एक्सेस करना है तो वहाँ भी स्टार का यूज़ करेंगे। प्रिंटफ में स्टार का यूज़ करेंगे, वो एक्सेस हो जाएगा पूरा। देख लीजिए प्रोग्राम नॉर्मल है। अरे है, अरे का एड्रेस होल्ड कर रहा है पी, ठीक है। आई दूसरा वेरिएबल है, एक एक करके हमको पॉइंट करना है इसलिए हम आई लिए थे। अब उसका पॉइंटर क्या करना है, अरे एलिमेंट्स यूजिंग पॉइंटर्स। अब आई 0 है, आई (0 <5 ट्रू है, तो ये अंदर जाएगा प्रिंट करने के लिए। प्रिंट करने के लिए उसका वैल्यू प्रिंट करवा रहा है, तो वैल्यू प्रिंट करवा रहा है, इसलिए पूरा है। एक्सप्लेन हाउ स्ट्रक्चर आर हैंडल यूजिंग पॉइंटर्स विथ एग्जांपल। पॉइंटर्स कैन पॉइंट टू स्ट्रक्चर्स व्हेन एक्सेसिंग स्ट्रक्चर members through a pointer. The arrow operator is used instead of the dot operator. तो स्ट्रक्चर को हैंडल कैसे किया जाता है, पॉइंटर का यूज करके। तो पॉइंटर्स कैन पॉइंट टू द स्ट्रक्चर, पॉइंट टू स्ट्रक्चर्स व्हेन एक्सेसिंग स्ट्रक्चर मेंबर्स थ्रू अ पॉइंटर। द एरो ऑपरेटर इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ द डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर की जगह पे एरो ऑपरेटर यूज होता है पॉइंटर को एक्सेस करने के लिए। डॉट ऑपरेटर की जगह पे एरो ऑपरेटर यूज होगा। जब हमको स्ट्रक्चर को पॉइंट करवाना होगा तब हम डॉट ऑपरेटर की जगह पे एरो ऑपरेटर का यूज करेंगे। इतना ही आपको समझना है। हाउ स्ट्रक्चर आर हैंडल, स्ट्रक्चर को हैंडल कैसे करता है पॉइंटर, तो डॉट ऑपरेटर की जगह पे एरो ऑपरेटर यूज करेंगे। स्ट्रक्चर जब हम यूज करेंगे, स्ट्रक्चर है ये, जब हमको प्रिंट करवाना होगा तो प्रिंट करने के लिए हम स्टार का तो यूज़ करेंगे। एक्सेस करने के लिए हम डॉट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, सॉरी डॉट की जगह पे एरो का यूज़ करें, तो वही एक्सेस करने के लिए हम डॉट की जगह पे एरो का यूज़ करें। PTR एरो रोल नंबर, PTR एरो रोल नेम, ये चीज़ आउटपुट आएगा पूरा। रोल नंबर, नेम, मार्क्स पूरा। तो नेम प्रिया, मार्क्स 92.5, रोल नंबर 101। PTR रोल नंबर इज सेम एज PTR डॉट रोल नंबर, जो भी रोल नंबर था वो पूरा PTR रोल डॉट नंबर है, वही चीज़ है। पॉइंटर्स कैन पॉइंट टू स्ट्रक्चर, पॉइंटर स्ट्रक्चर को पॉइंट कर सकता है। व्हेन एक्सेसिंग स्ट्रक्चर मेंबर्स थ्रू अ पॉइंटर, जब भी पॉइंटर के थ्रू स्ट्रक्चर मेंबर को एक्सेस करेगा तब एरो ऑपरेटर का यूज करेगा। आपको ये जानना है, ये लिखना, और सिंटैक्स में ये लिखिए, एग्जाम्पल में ये लिखिए नॉर्मल सा, ठीक है। और ये आउटपुट है इसका, ठीक। इंक्लूड सीरियल लिखिए, इसमें लिखिएगा इंक्लूड studio.h, ठीक है। इसी के साथ आपका सी प्रोग्रामिंग का और जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ख़त्म होता है। और इतना अगर आप करके जाइएगा तो 60 या 65 प्लस भी आप आराम से स्कोर कर पाइएगा। और आई होप you guys do the rest of the thing, that is revision। आप लोग रिवीजन कीजिए, अच्छे से पढ़िए और इसको कंप्लीट कीजिए। और सी में बहुत लोगों का बैक लगता है, तो अच्छे से पढ़ के जाइए, इतना पढ़ के जाइए तो सी में बैक नहीं आएगा। अच्छे से कीजिए और ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। इतना जितना हम कर सकते हैं कर लेंगे। थैंक यू।